Hello and welcome to all. Many of the students had demanded कि sir how to approach reading comprehension, how to approach those different directive words in the reading comprehension, कैसे reading comprehension 90% से ज़्यादा accuracy से हम solve कर पाए, इस पे सर हमें कुछ tips देना, हमें कुछ उस पे वीडियो देना. So that's why I have come up with this particular video. ये वीडियो आपके इस सी सेट के प्रिपरेशन में गेम चेंजर हो सकता है. ओके, सो वॉच दिस टिल एंड. और इस वीडियो को आपने एक बार देखने के बाद अगर आप जो मैं कहता वैसे प्रैक्टिस करते हो तो आई गारंटी यू कि आपकी 90% से ज्यादा एक्यूरेसी हो सकती है व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ओके, तो सी लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये मैं कोई ऐसी हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ. आई हैव क्लियर्ड कॉन्सिक्यूटिवली प्रीलिम्स मल्टीपल टाइम्स एंड ऑफकोर्स एवरी टाइम आई क्लियर्ड प्रीलिम्स. तो मैंने ऑफकोर्स यहाँ पे सी सेट भी क्लियर किया है. और जब भी मैं सी सेट क्लियर करता था तो उसमें जो एक कॉमन डिनोमिनेटर मेरा होता था जो मुझे हेल्प करता था ये था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ओके, लेकिन आजकल कुछ स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि सर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देयर इज लॉट्स ऑफ सब्जेक्टिविटी, देयर आर मल्टीपल डायरेक्टिव वर्ड्स दैट वी डू नॉट अंडरस्टैंड. अप्रोच कैसे करना ये कोई हमें पढ़ा नहीं रहा है. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर क्लास. तो ये क्लास में हमें मास्टर करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और जिसका स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आपको एक्चुअली बताने वाला हूँ. और इसके बाद देयर विल बी वन मोर वीडियो जिसमें हम और प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चंस के करेंगे. लेकिन ये बेसिक है और इसमें प्रैक्टिस भी होगा. मुझे लगता है ये भी वीडियो अगर आप देखते हो और प्रैक्टिस खुद करते हो तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मैं कह रहा हूँ कि अगर इफ यू आर सॉल्विंग 25 क्वेश्चंस तो 20 टू 23 क्वेश्चन सही होने के चांसेस काफी ज्यादा है. तो व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन दिस पर्टिकुलर क्लास. सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाई यू शुड प्रिपेयर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. लेकिन देयर आर सर्टेन चैलेंजेस दैट स्टूडेंट फेस दैट विल डिस्कस. फिर क्या अप्रोच होना चाहिए, मेरा क्या अप्रोच था स्टडी करने का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या करंट पैटर्न जो है अब खास करके 2020 के बाद क्या अप्रोच होना चाहिए. और सारे एग्जांपल्स भी मैं आपको करंट पैटर्न्स के 2021, 22, 23, 24, 25 यही देने वाला हूँ. यही हम यहाँ सॉल्व करने वाले हैं. ओके, फिर कुछ आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स के कि सर वी शुड रीड पैसेज फर्स्ट या फिर क्वेश्चन फर्स्ट. ओके, हाउ मच टाइम शुड वी डिवोट टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज अ होल. ओके, तो ये सारे मैं एड्रेस करने वाला. और फिर उसके बाद हमारा लर्निंग स्टार्ट होगा प्रॉपर. क्या कि हर डायरेक्टिव वर्ड को वी आर गोइंग टू डू द मास्टरी ऑफ ईच एंड एवरी डायरेक्टिव वर्ड ओवर हियर. हर डायरेक्टिव वर्ड की मास्टरी क्या होगी, सेंट्रल आइडिया या क्रक्स ऑफ द पैसेज, एसेंस ऑफ द पैसेज क्या होता है, इंप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं, इन्फरेंस बेस्ड मतलब इन्फरेंस क्या होता है, अजम्पशन ये काफी बड़ा पेन पॉइंट होता है स्टूडेंट्स के लिए, ये क्या है. कुछ और भी होते हैं फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, मैसेज कन्वेड बाय ऑथर. ऑल दिस वी आर गोइंग टू कवर. तो इसको मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले तो इन हर कीवर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो आपको पता होना काफी इंपॉर्टेंट है. और फिर उसको क्वेश्चन में आप अप्रोच कैसे करोगे और फिर उसको एक्चुअल इसमें आप प्रैक्टिस कैसे करोगे ये सारा इसी वीडियो में विल कवर. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि दिस वीडियो कैन बी अ गेम चेंजर इन योर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रिपरेशन या ओवरऑल सीसैट प्रिपरेशन. एडवाइस तो मेरा यही है कि 3 सेक्शन होते हैं सीसैट में. देखो हम सबको पता है कि देयर आर 3 सेक्शंस इन सीसैट. तो ये तीनों सेक्शन जो सीसैट में है आपके मैथ्स, बेसिक न्यूमरेसी, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तीनों का कुछ ना कुछ आप पार्ट अच्छे से करके जाना. बट अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो और स्ट्रांग करना है तो इस वीडियो को बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है. नाउ व्हाई यू शुड प्रिपेयर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपके पास कुछ ऑब्वियस एडवांटेजेस होते हैं जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रिपेयर करते हो. क्या है एडवांटेजेस है, देखो ये ईयर वाइज एवरी ईयर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कितने सवाल पूछे जाते हैं ये यहाँ दिया गया. ओके, आई हैव गिवन ऑल दिस सिंस 2011 से लेके 2025 तक. और ऑफ कोर्स ये जो भी टिप्स का पीडीएफ है इसमें मैंने टिप्स क्या मीनिंग होता है डायरेक्टिव वर्ड्स का और डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ आप कह सकते हो पैसेजेस कैसे सॉल्व करते हैं ये सारा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा. तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना. ओके, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है, उसको जरूर आप ज्वाइन करना, वो काफी इंपॉर्टेंट है. फाइन, चलो तो अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. 2019 में 30 क्वेश्चंस फ्रॉम आरसीआई वर आस्क्ड. 2020 में 26 क्वेश्चंस वर आस्क्ड. 23 में लेट्स से 28 क्वेश्चंस वर आस्क्ड. 25 में अगेन 29 क्वेश्चंस वर आस्क्ड. सो ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो कि 28 29 ऐसे सवाल आर आस्क्ड फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ओके, तो अगर थियोरेटिकली एटलीस्ट इफ आई थिंक कि आउट ऑफ दिस 27 28 से अगर मैं 27 करेक्ट कर दूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन 27, सो देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि इससे ही मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए. राइट, क्योंकि कट ऑफ मेरा कितना है 66 मार्क्स का है.
27 क्वेश्चंस अगर मैं सॉल्व करता हूं तो आई विल गेट 67.5 मार्क्स। बट ऑफकोर्स 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, बट अगर कोई वो भी अचीव करता है, 90% एक्यूरेसी भी अचीव करता है, चलो कम से कम 20 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लो करेक्ट फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20, तो भी आपके 50 मार्क्स अश्योर्ड है। ओके फाइन। तो या मतलब 45 मार्क्स कह सकते हो, 50 नहीं तो 45 मार्क्स कम से कम जो है यहाँ अश्योर्ड होते हैं। ठीक है, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बट वो करना कैसे है, नोबडी इज टेलिंग यू। ये इस क्लास में हम यहाँ पे देखने वाले। क्या मैं क्यों कह रहा हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए रिलेटिवली इजी हो सकता है? क्यों? देखो, बिकॉज एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपके लिए रीडिंग जो है ना, ये कंपल्शन है और आपकी हैबिट भी है। कुछ लोगों की रीडिंग हैबिट हो सकती है, हॉबी हो सकती है, इंटरेस्ट हो सकता है, और नहीं भी है तो आपके लिए तो एक कंपल्शन भी है। बिकॉज इफ यू आर प्रिपेयरिंग सीरियसली लेट्स से फॉर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर फॉर यूपीएससी एग्जाम, तो यार एवरी डे व्हाट यू आर डूइंग, द वन थिंग यू आर डूइंग इज रीडिंग ओनली। ओके, तो इसलिए व्हेन यू आर सॉल्विंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, अंडरस्टैंडिंग आपको किसी भी पैसेज का करना इजियर है, उसको फास्ट पढ़ना आपके लिए इजियर है। और काफी सारी थीम्स भी उसमें फैमिलियर होती है। एनवायरनमेंट की थीम है, इकोनॉमी की थीम है, पॉलिटी की थीम है, एजुकेशन की थीम है, सोशल इश्यूज की थीम है। ये सारे थीम पे ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस होते हैं। ओके, तो थीम्स भी आपके लिए काफी बार फैमिलियर होती है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको लेसर प्रैक्टिस में ज्यादा आउटपुट दे सकता है। प्रॉब्लम ये होता है ना कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते, और प्रैक्टिस नहीं करते या उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। दे विल प्रैक्टिस कॉन्ट, दे विल प्रैक्टिस रीजनिंग, बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे विल जस्ट टेक फॉर ग्रांटेड, और फिर वहां जाके गलतियां होती है। तो अगर अभी आप उसका सही अंडरस्टैंडिंग करो, प्रैक्टिस करो, तो देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि विद फार लेसर प्रैक्टिस आप 25 के आसपास क्वेश्चन तो सही कर दोगे इसके। ओके, और नॉन मैथ्स बैकग्राउंड जिनका होता है उनके लिए तो ये काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है आरसी, क्योंकि मैथ्स में आपका इतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है। तो इसलिए अगर आपको लेसर प्रैक्टिस के साथ मैक्स आउटपुट लाना है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज दी मस्ट थिंग। बट चैलेंजेस भी है सर। चैलेंजेस क्या है वो सारे हम आपको इस वीडियो के बाद ऑल दोस चैलेंजेस विल वैनिश। चैलेंजेस क्या है सर? टाइम मैनेजमेंट। ओके, टाइम मैनेजमेंट कि आरसी के लेट सेट, बिकॉज एक पैसेज होता है, उस पैसेज पे एक ही क्वेश्चन काफी बार पूछे, समटाइम्स 2 क्वेश्चंस विल बी देयर, अदरवाइज 1 क्वेश्चन विल बी देयर। तो वो पैसेज पढ़ना, फिर उस क्वेश्चन को समझना, फिर इसमें टाइम काफी चला जाता है। ओके, तो काफी बड़ा इशू हमारे पास होता है। सब्जेक्टिविटी इन द आंसर, कंफ्यूजन होता है सर काफी, कि देयर आर 4 ऑप्शंस दैट आर गिवन व्हेन क्वेश्चन इज इन्फरेंस बेस्ड, तो हमें लगता है कि ये दोनों इन्फरेंसेस सही है, दोनों इंप्लीकेशन इसमें सही है, तो काफी एक कंफ्यूजन होता है। हमें जो सही लगता है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जब की देता है तो अलग ही उनका आंसर होता है, यूपीएससी जब देता है तो उसका अलग ही आंसर होता है। तो ये सब्जेक्टिविटी एक काफी बड़ी इशू है इसमें। ओके, फिर कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि वी डोंट हैव इनफ कमांड ओवर इंग्लिश टू सॉल्व द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कुछ स्टूडेंट्स का ये भी कंसर्न है। ओके, अच्छा चलो अभी मैं आपका ये कंसर्न एड्रेस कर देता हूँ। एक फ्रीक्वेंटली आस्क आपका क्वेश्चन होता है, जैसे मैंने कहा ना, वी आर आल्सो गोइंग टू टेक अप दिस एफएक्यूज, कि डू वी नीड मास्टरी ओवर इंग्लिश फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। You try to understand, you already know enough English and you have already read enough English to solve the reading comprehension. क्यों? Because आप बेसिकली इंग्लिश मीडियम से ही प्रिपेयर कर रहे हो। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से प्रिपेयर करते हो आपका यूपीएससी में, और उसके बाद अगर आपको पता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, हम सोशल इश्यूज पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ते हैं, हम इकोनॉमी के चैप्टर्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ओके, और वो अगर हमें समझ में आ रहा है और उसमें भी हमारा ठीक ठाक स्पीड है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे रॉकेट कुछ स्पीड ऐसा हो, ठीक ठाक स्पीड है, तो आपको कोई सेपरेट कुछ करने की जरूरत नहीं है। देन यू आर ऑलरेडी ओके एट इंग्लिश। आई एम नॉट सेइंग इन गुड, इवन इफ यू आर ओके एट इट दैट्स फाइन। ओके, और एक और चैलेंज होता है सर, डायरेक्टिव वर्ड्स। सर अजम्पशन पूछा गया है तो फिर मुझे लगता है कि क्रक्स क्या होता है, फिर सर फिर ये बाकी इन्फरेंस क्या होता है। आई विल एड्रेस दैट, डोंट वरी। यही तो हमारा ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का एक्चुअली क्लास यही होने वाला है आगे। ओके, एंड प्लीज दिस वीडियो माइट बी बिट लॉन्गर, 1 आवर का ये वीडियो हो सकता है, क्लास हो सकता है, तो पेशेंस रख के इसको पढ़ देखना अगर आपको सच में ये मास्टर करना है तो। बट लेकिन इस वीडियो के बाद फिर आपको किस चीज की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत है। वो भी मैं एक्चुअली ट्राई भी कर रहा हूँ कि एक जूम सेशन जो है फ्री, ऑफकोर्स उसमें कोई पेड वगैरह नहीं होता, जूम सेशन जो है इसके लिए आपके लिए अरेंज कर दो। मेरे ग्रुप में मैंने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बताया है, तो उस पर और हम इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे उसके थ्रू। तो अगर आपको ये जूम सेशन भी अगर अटेंड करना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, उसको जरूर यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा।
ठीक है, उसमें मैं फिर और इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो 1-1.5 में जूम सेशन के थ्रू आपका और क्लियर हो जाएगा रीडिंग कॉम्प्रेशन, ठीक है। लेकिन उससे पहले ये वीडियो ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं सर। व्हाट अबाउट द अप्रोच टू स्टडी रीडिंग कॉम्प्रेशन? सर स्टडी कैसे करना है? लेट्स से फॉरगेट अबाउट कि ये क्लास, अगर आपको खुद से स्टडी करना है तो हाउ यू शुड स्टडी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू स्टडी, आई एम नॉट सेइंग कि अप्रोच इन एग्जाम, द रीडिंग कॉम्प्रेशन इज कि आपको हर डायरेक्टिव वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए कि इन्फ्रेंस एग्जैक्टली क्या है, क्रक्स मतलब क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है, मैसेज कन्वेड क्या है, मैसेज इंप्लाइड क्या है। ओके, यू शुड नो दिस पर्टिकुलर थिंग। वंस यू अंडरस्टैंड दैट, वंस टू इनग्रेन दैट, तो उसको फिर आपको एक्चुअल पैसेज में कैसे इंप्लीमेंट करना है। जब ये आपको डायरेक्टिव वर्ड पता चला, अब एक्चुअल आंसर पैसेज में कैसे फाइंड करना है, इसकी मेथड आपको पता होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप उसकी मेथड आपको पता होनी चाहिए, टेक्निक आपको पता होना चाहिए। और जब ये करोगे, उसके बाद फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। ऑफकोर्स इट वोंट हैपन इन अ, वी कैन से मिनट और टू। जब आप मल्टीपल क्वेश्चंस, लेट से एक डायरेक्टिव वर्ड पे अगर जब आप 8-10 क्वेश्चन सॉल्व करते हो खुद, तो आपको और उसका आइडिया आता है। तो बेसिकली क्या होना चाहिए, यू शुड नो द डायरेक्टिव वर्ड, इसका मीनिंग प्रॉपरली, फिर आप अप्रोच करो पैसेज को, मेथड कैसी होती है उसको फाइंड आउट करो, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। ये सारी की सारे इसी वीडियो में मैं करवाने वाला हूँ। ओके, बट ये आइडियली आपका एज ए अप्रोच यहाँ पे होना चाहिए। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। चलो अब बढ़ते हैं आगे, एंड वी विल नाउ स्टार्ट दी डिफरेंट डायरेक्टिव वर्ड्स प्रैक्टिस। तो मेरा अप्रोच क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल कि वी विल टेक अप एनी डायरेक्टिव वर्ड। ओके, हम आगे अब क्या करने वाले हैं कि वी विल टेक अप एनी डायरेक्टिव वर्ड। डायरेक्टिव वर्ड लेने के बाद उसका मीनिंग क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा। ओके फाइन, मीनिंग के बाद प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा एग्जांपल के थ्रू, यू विल अंडरस्टैंड दिस। ओके फाइन, मीनिंग के बाद फिर इसको कैसे एक्चुअली सॉल्व करना है एग्जाम में, इसकी टिप्स मैं आपको बताऊंगा। और फिर उसके बाद हर डायरेक्टिव वर्ड से 5 to 6 एग्जांपल्स लेके, ये सारा जो मैंने पता है ना आपको टिप्स वगैरह, इसको मैं आपसे इंप्लीमेंट करवाऊंगा इसी यहाँ पे ही, इस पर्टिकुलर क्लास में। Okay, so I have done a lot of research for this, especially picking up different sorts of passages from previous year exam, और ये सारे previous year क्वेश्चन ही आपके मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, स्पेशली फ्रॉम 2021 टू 2025 के। उससे पहले वाले नहीं लिया मैंने, वो थोड़ा इजियर साइड पे है, तो ये जो है वही मैं आपसे प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ। ओके चलो, सो लेट्स स्टार्ट इट नाउ, प्लीज फोकस ओवर हियर। इसके आगे जो भी नेक्स्ट 40-45 मिनट्स आई एम गोइंग टू डिस्कस, वो काफी इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल टेक्निक और अंडरस्टैंडिंग इसमें अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके चलो, अब हम उसको डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर इसको। सबसे पहले डायरेक्टिव वर्ड जो हमारे पास होता है, द फर्स्ट डायरेक्टिव वर्ड, और जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है बेसिकली सेंट्रल आइडिया या क्रक्स ऑफ द पैसेज या इसेंस ऑफ द पैसेज। दिस इज वन एंड द सेम। आप इसेंस ऑफ द पैसेज कहो, क्रक्स ऑफ द पैसेज कहो, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज कहो, मेन आइडिया एक और एक वर्ड उसमें होता है, ये कहो। ओके तो आपको पैसेज क्वेश्चन पूछता है आपको सीसैट में कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द पैसेज, व्हाट इज द एसेंस ऑफ द पैसेज, व्हाट इज मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। ओके तो सबसे पहले ये क्रक्स ऑफ द पैसेज जो होता है, ये क्या होता है ये समझ लो। ओके फाइन, एंड वंस यू अंडरस्टैंड दैट, फिर उसके बाद उसको कैसे सॉल्व करना है, विल सी दैट। देखो जब मैं कहता हूं ना क्रक्स ऑफ द पैसेज, व्हेनेवर आई से दिस वर्ड, ओके, क्रक्स या मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। ओके ये क्रक्स या मेन आइडिया ऑफ द पैसेज जो होता है, ये उस पैसेज का कोर मैसेज होता है, ये उस पैसेज का कोर मैसेज होता है। ओके तो इफ आई आस्क माई सेल्फ अ क्वेश्चन, व्हाट दिस पैसेज इज अबाउट, मतलब इफ यू रीड अ क्वेश्चन, लेट्स से यू रीड अ पैसेज, ओके, और आपने आपके ब्रदर को या सिस्टर को पूछा कि ये पैसेज किसके बारे में, मुझे 2 लाइन में बताओ, वो बेसिकली है क्रक्स ऑफ द पैसेज। अगर पैसेज आपका 50 लाइन का है और आपने आपके ब्रदर सिस्टर को पूछा कि राइट दिस पैसेज एंड टेल मी एग्जैक्टली, आपको सो सही उसका अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए कि 2 और 3 लाइंस में कि व्हाट दिस पैसेज इज अबाउट, वो बेसिकली आपका है क्रक्स ऑफ द पैसेज।
मतलब एक ब्रीफ ऑल एनकम्पासिंग समरी होती है पैसेज की, जिसको हम क्रक्स ऑफ द पैसेज कहते हैं. ओके, नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. व्हेनेवर यू फाइंड अ क्रक्स या मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, ओके, ये क्रक्स या मेन आइडिया ऑफ द पैसेज, उस पैसेज में जो इंफॉर्मेशन दिया है सोली उस पे बेसिस पे ही होना चाहिए. आपकी खुद की इमेजिनेशन, लॉजिक, आपकी खुद की इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, लेट्स से एनवायरमेंट, क्लाइमेट जस्टिस पे कोई टॉपिक है, इस पे पैसेज है, तो क्लाइमेट जस्टिस पे जो ऑथर बोल रहा है और जो पैसेज में उसने बताया है, उसके बेसिस पे ही आपको क्रक्स निकालना है. आपको क्या क्लाइमेट जस्टिस के बारे में पता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहां पे. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट टिप दैट यू शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर, कि जो सेंट्रल आइडिया या क्रक्स ऑफ द पैसेज का आप जब भी कुछ सॉल्व करते हो एग्जाम में क्वेश्चन, तो क्रक्स या सेंट्रल आइडिया कंप्लीटली उस पैसेज में जो इंफॉर्मेशन दिया है उसी के ही बेस पे होनी चाहिए. आपकी अलग इंफॉर्मेशन खुद को उसके बारे में कुछ पता है वो यहां इंपॉर्टेंट नहीं है. एक्सप्लिसिटली जो इंफॉर्मेशन वहां दिया गया है वही यहां इंपॉर्टेंट है. ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट यू शुड अंडरस्टैंड ओवर हियर. फाइन. अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अप्रोच क्या होता है उसका, क्रक्स ऑफ द पैसेज को सॉल्व अगर मुझे करना है तो. ओके, वो देखने से पहले और एक आपका काफी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अभी यही हम एक्सरसाइज करने वाले कि सर हम पैसेज पहले पढ़े या क्वेश्चन पहले पढ़े. ओके, ये डिबेट में आपकी अभी सेटल कर देता हूं, वेदर आई शुड रीड पैसेज फर्स्ट या क्वेश्चन फर्स्ट व्हेन आई एम अटेम्प्टिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. लेट्स सेटल दिस डिबेट. सी, आपने करना क्या है, व्हेनेवर यू सी दैट पैसेज, तो आप क्वेश्चन एक बार देख लो और क्वेश्चन में क्या डायरेक्टिव वर्ड है. अगर वो डायरेक्टिव वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है तो फिर क्या डायरेक्टिव वर्ड ये देखो और फिर पैसेज पढ़ लो. ओके, जैसे मैं आपको यहां दिखाता हूं, ये देखो यहां पे. ओके, दिस इज अ क्वेश्चन, ये पैसेज है और यहां इसका क्वेश्चन है. ओके, तो आपने क्या करना है, आप देखो कि ये डायरेक्टिव वर्ड के बेसिस पे पैसेज है या कोई फैक्ट बेस्ड पैसेज है. अगर ये डायरेक्टिव वर्ड बेसिस है, देखो या डायरेक्टिव वर्ड बेस्ड है, क्रक्स ऑफ द पैसेज पूछा है, तो फिर आगे का क्वेश्चन नहीं पढ़ना, बस ये देख लेना है कि डायरेक्टिव वर्ड क्या है, अजम्पशन है, इन्फरेंस है, क्या है वो देख लेना है और फिर पैसेज पढ़ना है और फिर उसको सॉल्व करो उसके बाद क्वेश्चन को, फिर क्वेश्चन. ठीक है, तो डायरेक्टिव वर्ड अगर कौन सा है ये बस देखना है आपको और फिर पैसेज पढ़ना है, ताकि आपको अप्रोच होगा कि किस तरीके से उस पैसेज को पढ़ना है, बिकॉज डायरेक्टिव वर्ड ऐसा है. ओके, अगर जब आप ये क्वेश्चन देखते हो और आपको दिख रहा है कि ये क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड है, सर क्वेश्चन में फैक्ट्स पूछिए है, तब आप सारा क्वेश्चन पढ़ लो और फिर उसके बाद पैसेज पढ़ो. ओके, तो आई थिंक दैट इज क्वाइट क्लियर ओवर हियर. फाइन, चलो अब आगे. सर क्रक्स बेस्ड पैसेज कैसे सॉल्व करना है, क्रक्स क्या है हमें पता चला है. अब और उसके क्लियरिटी क्रक्स के बारे में आपको आएगा जब हम 3-4 क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं. बट बिफोर दैट प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करना. हर वीडियो में जितने स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखते हैं उसमें से हार्डली 10-15-20% स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब किया है, तो चैनल को जरूर यहाँ सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी ये हमारे लिए भी एक इंपॉर्टेंट होता है इन ऑर्डर टू इंक्रीज आवर रीच. ओके, वीडियो को लाइक करना. अब चलिए, क्या है अप्रोच है सर, कोई भी. और देखो जो मैं क्रक्स बेस्ड पैसेज अभी हम डिस्कस करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना, इसलिए मैं इसको आपका पहले डिस्कस कर रहा हूं. क्यों, बिकॉज आगे मैं आपको प्रूव करूंगा कि इन्फ्रेंस हो या इंप्लीकेशन हो या मैसेज कन्वेड हो या अजम्पशन हो, ये किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन का पैसेज का क्रक्स पता चले, आइडिया पता चले, तो क्वेश्चन सॉल्व करना काफी इजी होता है. तो बेसिकली इवन इफ यू आर सॉल्विंग इन्फ्रेंस इंप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, सबसे पहले अगर आपको क्रक्स पता चले पैसेज का पढ़ते ही पैसेज, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना काफी इजी होता है. ओके, ये आपको कोई नहीं बताता है, प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल टेक्निक कोई नहीं बता रहा है, इसलिए पहले क्रक्स वाला पैसेज वाले हम प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं ताकि आगे का आपको इजी हो जाए. तो कैसे सर सॉल्व करना है, सबसे पहले रीड द पैसेज. क्योंकि अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया कि नहीं ये क्रक्स वाला है, पैसेज पढ़ लो. पैसेज पढ़ने के बाद आपके माइंड में जो भी फर्स्ट इंप्रेशन था पैसेज के बारे में, उसके बारे में सोचो. मतलब वो आपको सेपरेटली सोचना नहीं होता है, व्हाइल विल रीड पैसेज, विल फिनिश द पैसेज, विल हैव दैट आइडिया कि रीड द पैसेज. पैसेज पढ़ने के बाद आपके माइंड में जो भी फर्स्ट इंप्रेशन है अबाउट द पैसेज, मतलब व्हाट दिस पैसेज इज अबाउट, ये क्वेश्चन जब आप पूछते हो कि ये पैसेज किसके बारे में है, जो भी फर्स्ट इंप्रेशन आपका है, ओके, वो काफी बार मतलब आप कह सकते हो कि आपके पैसेज का क्रक्स होता है. ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर पैसेज आपको इजीली सॉल्व करना है तो क्या करना है कि यू जस्ट रीड द पैसेज. जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ कि इस बारे में ये पैसेज है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग अगर आपको लगता है कि है,
तो डायरेक्टली ऑप्शन में जाना क्वेश्चन के। ओके, और वहां फिर बाकी टेक्निक, मतलब जो आपके एक्सट्रीम, आप कह सकते हो ज्यादा ही एक्सट्रीम ऑप्शन है, उसको एलिमिनेट कर दो। कुछ अलग ही लिखा गया है जो पैसेज में ही नहीं, उसको एलिमिनेट कर देना। ओके, काफी ही ऐसा ओपिनियन बताया गया है आपके ऑप्शन में जो पैसेज में नहीं है, उसको एलिमिनेट कर देना। एग्जाम्पल बेस्ट काफी बार ऐसा होता है कि देखो एग्जाम्पल कभी क्रक्स नहीं होता है। 10 एग्जाम्पल दिए तो 10 एग्जाम्पल क्रक्स नहीं होते। एग्जाम्पल आपको बेसिकली एक तरीके से वो आपका कंक्लूजन है, पैसेज का क्रक्स है। ओके, उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए एग्जाम्पल दिए जाते। तो एग्जाम्पल अगर स्पेसिफिक दिए गए हैं, काफी ही ज्यादा एक्सट्रीम कुछ ऑप्शन है, उसको एलिमिनेट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो सिंपल वे क्या है, सबसे सिंपलेस्ट, सबसे बेसिक पे सीधी फर्स्ट इंप्रेशन, आपको क्या लग रहा है कि पैसेज के बारे में, अगर क्लैरिटी आ गई है आपको पैसेज पढ़ने के बाद ही, तो डायरेक्टली ऑप्शन पे जाओ और देख लो जो एक्सट्रीम है, कुछ इरेलेवेंट है, उसको हटा दो, उसको इस एलिमिनेशन ऑफ इरेलेवेंट कर दो। अब दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है सर कि हमने तो फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट दी पैसेज पढ़ा और फिर ऑप्शन भी पढ़, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है आंसर क्या है, फिर भी आंसर क्लियर नहीं है। उस केस में क्या करना है फिर? उस केस में रीविजिट द पैसेज और बिकॉज और क्लू ढूंढो कुछ। काफी बार क्या होता है ना, कंफ्यूजन होता है दो ऑप्शंस में कि सर क्लैरिटी नहीं है कि हमने तो फर्स्ट इंप्रेशन, हमारा अंडरस्टैंडिंग ये पैसेज का है, फिर इसको मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। फिर एलिमिनेशन भी हमने यूज कर लिया यहाँ पे, दो तीन, एक दो ऑप्शन ऐसे थे काफी एक्सट्रीम थे या कुछ अलग थे, वी हैव इजीली दो में, अब हमें कंफ्यूजन हो रहा है। अब क्लू ढूंढो। क्लू कैसे ढूंढोगे? जनरली क्या होता है, पैसेज का स्टार्टिंग या लास्ट सेंटेंस होता है, वो काफी बार उस पैसेज का मेन आइडिया हमें बताता है, क्योंकि पैसेज के स्टार्टिंग में ऑथर विल राइट द मेन आइडिया, देन ही विल काइंड ऑफ सब्सटेंशिएट विथ डिफरेंट आर्गुमेंट्स, या फिर पहले आर्गुमेंट देता है फिर लास्ट में मेन आइडिया क्या है वो बता देता है कि इसलिए मैंने आर्गुमेंट दिया है। तो वहां आपको क्लू मिल सकता है, नॉट नेसेसरी एवरी पैसेज में, बट हो सकता है। काफी बार ये जो वर्ड्स होते हैं, हाउएवर, बट, इन कॉन्ट्रास्ट, नेवरदलेस, दिस हैज हैपेंड, नेवरदलेस दिस, यहां आपका क्लू होता है। या फिर यहां भी नहीं मिल रहा है, दो ऑप्शन में काफी कंफ्यूजन है, तो रिपीटेड वर्ड्स या फ्रेजेस क्या है पैसेज में, तो ऑप्शन में कंफ्यूजन है काफी, तो उस वक्त रिपीटेड वर्ड कौन से ज्यादा, फ्रेजेस कौन से, ये भी आपको यहाँ क्लू दे सकता है। बट ये आपको कब करना है? जब आपको लग रहा है कि फर्स्ट इंप्रेशन के बाद और एलिमिनेशन के बाद मुझे फिर भी कंफ्यूजन है, तब आपको इस पे जाने की जरूरत है। ओके फाइन, चलो अब इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं वन बाय वन, वी विल प्रैक्टिस ऑल दिस थिंग्स। ओके, बट बिफोर वी प्रैक्टिस, आपका एक अगेन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, सब आपके क्वेश्चन जो भी है वो सॉल्व हो जाएगा, और जो भी आपको लगता है कि नहीं सर कुछ क्वेश्चंस अभी भी हमारे मन में और एड्रेस नहीं हुआ है, तो उस क्वेश्चन को आप सिंपली कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लो, या कमेंट सेक्शन में या जूम सेशन जो मैं लेने वाला हूं उसमें पूछ लेना, तो विल एड्रेस दैट। ओके, व्हाट इज द टाइम फॉर सॉल्विंग आरसी क्वेश्चन सर? मतलब टोटल, लेट्स से अगर एग्जाम में मुझे 28 आरसी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हाउ मच टाइम शुड आई डिवोट इट टू इट? मैक्स आइडियली इट शुड बी 40 to 45 मिनट्स। मैं आपको बता दूं 40 to 45 मिनट्स मैक्स। एक्सट्रीम केस में 50 मिनट्स, दैट्स ऑल। एक्सट्रीम केस में 50 मिनट्स, इतना ही आपको टाइम डिवोट करना है, उसके बियॉन्ड यू शुड नॉट डिवोट टाइम। और इसमें ये कंफर्टेबली होता भी है, होता भी है कैसे? अब आप जब प्रैक्टिस करोगे, जब जैसे मैं कह रहा हूं उसके बाद कंप्लीटली चेंज हो जाएगा आपका ये। जब आपको वर्ड का मीनिंग अच्छे से पता है, प्रैक्टिस करके गए हो, तो ये इजीली होगा, और ट्रिक्स पता है तो इट विल हैपन इजीली। ओके फाइन, तो अगेन हाउ मच टाइम? 40 to 45 मिनट्स इज द आइडियल टाइम, मैक्स 50 मिनट्स, उसके बियॉन्ड नहीं, बिकॉज उसके बियॉन्ड अगर जाओगे तो फिर आपका रीजनिंग, बाकी जो क्वांट आप थोड़ा बहुत सॉल्व करने वाले तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक ये काफी क्लियर आपके माइंड में यहाँ पे है। चलो सर अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दूसरा और एक भी क्वेश्चन होता है सर कि क्या वन गो में सारे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के हम क्वेश्चन सॉल्व करें? इन वन गो ओनली शैल वी सॉल्व ऑल द रीडिंग कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन एंड देन वी गो टू रीडिंग। ये डिपेंड करता है, देखो आप एज ए स्टूडेंट कैसे इसको देखते हो। हर स्टूडेंट का ये अपना स्ट्रैटेजी हो सकता है। जैसे मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि एक प्रीलिम्स में मैंने वन गो में सारे सॉल्व किया है, दूसरे प्रीलिम्स में मैंने फिर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को सॉल्व किया 4-5, फिर क्वांट पे गया, फिर रीजनिंग पे गया, फिर से रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पे गया। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हमारे माइंड में फटीग भी होता है कि सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व करते तो थोड़ा दिमाग भी सही नहीं चलता, ऐसा भी हो सकता है। तो उस केस में फिर ऑल्टरनेट वे में आप सॉल्व करना जैसे आपको सही लगे। तो उसका कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं है, देखो हाउ यू आर कंफर्टेबल, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई काफी स्ट्रांग है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में,
तो वन गो में भी सॉल्व कर सकता है पूरा। ओके, वो डिपेंड करता है, आप इसलिए पहले प्रैक्टिस करके देख लो कैसे करना है। ओके, कुछ कुछ लोग आपको मतलब कुछ उसमें काफी एक्सट्रीम ओपिनियन है, कुछ कहते हैं कि नहीं वन गो में सॉल्व करो, कुछ कहते हैं नहीं माइंड में फटीक होता तो ऐसे करो, ऐसे। अरे स्टूडेंट पे, ये पर्सन पे डिपेंड होता है, आप आपका मत थोपना किसी पे। ओके, चलो अब वन बाय वन वील डिस्कस द पैसेजेस ऑफ द क्रक्स ऑफ द पैसेज। इस जो आपका मतलब ये है डायरेक्टिव वर्ड, इसके हम पैसेज डिस्कस करते हैं। एंड नाउ प्लीज ऑब्जर्व हाउ डू आई सॉल्व दिस। इसको मैं स्लोली पढ़ूंगा, एक्चुअल एग्जाम में वी रीड इट क्वाइट फास्ट, स्लोली में पढ़ के आपको बताऊंगा कि इसको हम कैसे करते हैं। ओके, लेट्स सी दिस क्वेश्चन नाउ। अ स्टडी कंडक्टेड ऑन क्लाइमेट a study conducted on impacts of climate change over Kaveri basin of Tamil Nadu using regional climate models showed an increasing trend of maximum and minimum temperature decreasing in the number of rainy days. These climatic shifts will have impact on hydrological cycles in the region, can lead to more runoff and less recharge and affect the groundwater tables. There has been an increase in the frequency of droughts in the state. This has driven farmers to increase the dependence on groundwater resources and secure the crops. What is my first impression after reading this passage? ओके, अब यहाँ किसको क्या अंडरलाइन करना है क्या नहीं करना है वो अगेन सब्जेक्टिव है, बट वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बट व्हाट इज माय फर्स्ट इंप्रेशन आफ्टर रीडिंग दिस पर्टिकुलर पैसेज? मेरा फर्स्ट इंप्रेशन ये है सर कि जो आपका क्लाइमेट चेंज वगैरह है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर इंक्रीजिंग, मतलब मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर एक्सट्रीम में, तो ये क्रक्स नहीं है मैक्सिमम मिनिमम, एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो है यहाँ इंक्रीज हो रहा है। ओके, फाइन। और उस वजह से ये आपके जो भी वाटर रिसोर्सेस है, ग्राउंड वाटर वगैरह बाकी वाटर रिसोर्स अफेक्ट हो रहा है। ये मेरा इंप्रेशन है, मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और वाटर रिसोर्सेस से अफेक्ट हो रहा है। ये मेरा इंप्रेशन है फर्स्ट। ओके, नाउ आई विल रीड दी ऑप्शंस। डेवलपमेंट ऑफ रीजनल क्लाइमेट मॉडल्स हेल्प इन चूजिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब मैंने आपको क्या कहा कि एक्सट्रीम अगर है, फॉर इलॉजिकल है, मैसेज से कुछ लेना देना उसका नहीं है, कि कुछ क्रक्स ऑफ द पैसेज जो है, it should 100% come from the what is given in passage. It is not inference or implication. It should 100% come from what is given in the passage. Climate smart agriculture practices वगैरह के बारे में कहीं भी ये पैसेज बात कर रहा है, और देखने की भी जरूरत नहीं है आपको, अगर आपको फर्स्ट इंप्रेशन क्लियर है कि किसके बारे में पैसेज है। Heavy dependence on groundwater resources can be reduced by adopting dry land cropping system, ऐसा कुछ दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, क्रक्स ऑफ द पैसेज, ये नहीं पूछा है कि सॉल्यूशन क्या है, ये नहीं पूछा है कि व्हाट मैसेज इज कन्वेड बाय द ऑथर, ये सब कुछ नहीं पूछा है। क्रक्स क्या है, पैसेज क्या बता रहा है वो बताओ, नहीं है। क्लाइमेट चेंज इंक्रीजेस द क्रिटिकलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज व्हाइल साइमल्टेनियसली थ्रेटनिंग इट। अब जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन था कि क्लाइमेट चेंज वाटर रिसोर्सेज पे अफेक्ट करता है, उसको थ्रेटन कर सकता है, मतलब बिकॉज देर इज दिस रन ऑफ एंड ऑल दिस थिंग्स, ये हो सकता है। बट लेट्स सी फोर्थ वन, क्लाइमेट चेंज कॉजेस फार्मर्स टू अडॉप्ट अनसस्टेनेबल लाइवलीहुड्स एंड रिस्क की क्रॉपिंग। अब क्रॉपिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में कुछ है इस क्वेश्चन में। ओके, तो अब दोनों लेट्स से यहां कंफ्यूजन भी है, तो आपको पता है कि आंसर यहां सी होगा, बिकॉज फिर से ये पैसेज है किसके बारे में। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ये रूल फॉलो किया है कि जो पैसेज में दिया है उसके बेसिस पे ही मुझे क्रक्स ये करना है। जो पैसेज के आउटसाइड है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ड्राई क्रॉप, ये नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट क्वेश्चन अबाउट कन्वेइंग इंप्लीकेशन इन्फ्रेंस ऑल दिस थिंग्स। ओके, और जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था एक्चुअली इससे ही मेरा आंसर आ चुका है, तो आंसर मेरा यहाँ पे क्या होगा, सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यू विल हैव बेटर आइडिया रिगार्डिंग दिस। ओके, अब ये क्वेश्चन देखना, काफी मजेदार क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Aristocratic government rules itself by limiting too narrowly the circle within which power is confined. Okay, कि aristocratic government में कुछ इशू है। Oligarchic government ruins itself by the cautions of scramble for immediate wealth. Okay, तो इसमें भी इशू है। And even democracy ruins itself by excess of democracy. Okay, its basic principle, मतलब democracy का basic principle is equal right for all to hold office and determine public policy. That is at first glance delightful arrangement. It becomes disastrous because people are not properly equipped. मतलब democracy भी disastrous होती है। People have no understanding and only repeat what their rulers had pleased. Okay, तो what is the first impression? First impression ये है कि सर aristocratic government में भी प्रॉब्लम है, ऑलिगार्की गवर्नमेंट में भी प्रॉब्लम है, डेमोक्रेसी में भी प्रॉब्लम है। और डेमोक्रेसी में क्या प्रॉब्लम है, स्पेसिफिकली यहाँ दिया गया है, तो हर गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है बता रहा है। दैट इज माय फर्स्ट इंप्रेशन। नाउ लेट्स सी बेस्ट रिफ्लेक्ट द क्रक्स ऑफ द पैसेज गिवन अबव।
ओके, ह्यूमन सोसाइटीज एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, क्या ये क्रक्स होगा इसका? ये इंफॉर्मेशन है, ह्यूमन सोसाइटी अलग अलग ये दिखा रहा है ना, ओके फाइन, ये इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट अ क्रक्स, ओके। एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टेंड्स टू डिटोरेट बाय एक्सेस ऑफ इट्स बेसिक प्रिंसिपल, लेट्स सी, ओके। एजुकेशन फॉर ऑल सिटीजन्स इंश्योर परफेक्ट, अब एक्सट्रीम, ऑल सिटीजन्स को आप एजुकेशन दोगे तो परफेक्ट फंक्शनल एंड सस्टेनेबल डेमोक्रेसी होगी, ओके। नाउ क्या पैसेज एजुकेशन वगैरह की बात कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग वगैरह के, यस इसके बारे में बात कर रहा है, बट क्या ये कह रहा है पैसेज कि फिर परफेक्ट डेमोक्रेसी वगैरह ऐसा कुछ क्रिएट होगा? नहीं, परफेक्ट वर्ड इज द यूज्ड ओवर हियर, एक्सट्रीम है काफी कि परफेक्ट डेमोक्रेसी क्रिएट हो गई, ओके। अब नेक्स्ट, हैविंग गवर्नमेंट इज नेसेसरी एविल बिकॉज टिरनी इज इनहेरेंट इन एनी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। क्या पैसेज कह रहा है कि गवर्नमेंट जो है ये होना ही चाहिए? ये बस बता रहा है कि अलग अलग गवर्नमेंट में क्या क्या इश्यूज है, या हर गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ इश्यू है। इज इट सेइंग कि गवर्नमेंट होना ही चाहिए या गवर्नमेंट हमारी नेसेसिटी है? ये वर्ड है, देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सच एज डेमोक्रेसी, टिरनी और ऑटोक्रेसी, इट कैन हैपन, बट क्या नेसेसिटी है ही इसकी? ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे, वो फिर से एक एक्सट्रीम आता है। तो मेरा फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग क्या था पैसेज के बारे में कि कोई भी गवर्नमेंट हो कुछ ना कुछ इश्यू है सर, टेंड्स टू डिटोरेट दैट। तो मेरा जब अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, फिर भी उसके बाद ऑप्शन मुझे देखने हैं क्योंकि वो इजी कर देते हैं मेरे लिए एलिमिनेट करना, तो मेरा आंसर क्या होगा? दैट इज बी ओवर हियर, ओके फाइन। चलो और कोई मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ओके। अब ये देखो, ये व्हाट इफ देयर इज कंफ्यूजन बिटवीन टू ऑप्शन, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है, तब उस वक्त क्या करना है सर? मैंने पहले भी आपको कहा है कि उस वक्त फिर पैसेज को रिविजिट करो और उसका जो फर्स्ट सेंटेंस है, लास्ट सेंटेंस है, इसको देख लो, या हाउएवर वगैरह वर्ड्स देखना, और कौन सा फ्रेज ज्यादा रिपीट हुआ है वो देखना वहां पे, ओके। तब थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए, कंफ्यूजन कुछ नहीं। देखो, अगर आप 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो उसमें से एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आखिर तक कंफ्यूजन क्लियर ही नहीं होगा, तो ऐसे स्किप भी कर सकते हैं हम आंसर, हर कोई परफेक्ट नहीं होता हर चीज। अब इसको देखो, या फिर इससे और दूसरा कोई पैसेज है हमारे पास? नहीं, ये नहीं है, ये देखिएगा, सी दिस, इट्स अ ब्यूटीफुल पैसेज। इन आवर स्कूल्स we teach our children all that there is to know about physics, maths and history, okay, ये हम एकेडमिक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, बट अब देखो ये बट, यहाँ क्ल्यू होता है, डू वी टीच देम अबाउट देयर बिटर कास्ट डिवाइड दैट प्लेग्स द कंट्री, अबाउट स्पेक्टर ऑफ फैमिन, अबाउट लार्ज पार्ट ऑफ आवर लैंड स्पेक्टर ऑफ फैमिन, अबाउट जेंडर सेंसिटिविटी, okay, possibility of atheism, okay, equally important, do we teach them ask questions, okay, or we are just kind of teach them only passively receive, मतलब क्या हम क्वेश्चन, ठीक है, from this cocooned world of school suddenly this person जो adolescent है, they go to world of university, okay, and when they go to this world of university then they find all these ideas, उनको सब कुछ पता चलता है, फिर क्या होता है, someone who has been discouraged from asking question, forming opinion, this transition is painful। क्वेश्चन पैसेज के बारे में कि स्कूल्स में वी आर टीचिंग दिस एकेडमिक सब्जेक्ट्स बट वी आर नॉट टीचिंग स्टूडेंट्स व्हाट इज देयर इन द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली व्हाट इज देयर इन द वर्ल्ड, ये आपको कभी पैसेज में कंक्लूजन में आपके मेन आइडिया में नहीं होगा कि फैमिन वगैरह ये जो भी इश्यूज है, कास्ट डिवाइड है, ये जो सोशल इश्यूज है या प्रैक्टिकल वर्ल्ड की चीजें, उनको हम बताते नहीं बताते तो क्या होता है, व्हेन दे कम इनटू द ओपन वर्ल्ड, जैसे लास्ट सेंटेंस में फॉर समवन हु हैज बीन डिस्करेज्ड, ओके, तब उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है, इट कैन बी पेनफुल फॉर देम रियल वर्ल्ड में अडॉप्ट करना। Let's see what is the central idea of the passage. School curriculum is not compatible with the expectation of children or parents. School curriculum is not compatible, ये ठीक है, क्या पैसेज कहीं भी एक्सपेक्टेशन ऑफ चिल्ड्रन और पेरेंट्स की बात कर रहा है? नहीं, राइट, ये ऑथर का एक्सपेक्टेशन है या ऑथर का ये अंडरस्टैंडिंग है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ चिल्ड्रन और पेरेंट के बारे में कहीं बात ही नहीं कर रहा, ओके। अगर ऐसा होता कि स्कूल करिकुलम इज नॉट कंपेटेबल विद द रियल वर्ल्ड इश्यूज, तो शायद ये सही भी होता, ये क्रक्स भी होता उसका, बट ये कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट वो है ही नहीं पैसेज में। अगेन मैम सेइंग जो पैसेज में दिया है उससे साथ है, एम्फेसिस ऑन एकेडमिक अचीवमेंट्स डज गिव टाइम फॉर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी या स्किल, डज नॉट गिव होता तो शायद सही है, पूरा पैसेज ये कह रहा है कि नहीं पर्सनैलिटी स्किल्स में टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो ये तो एक्सट्रीम है, अलग है पूरी तरीके से। प्रिपेयरिंग द चिल्ड्रन टू बी बेटर सिटीजन शुड बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम, चलो ये हो सकता है नहीं हो सकता, लेट्स सी। टू बी बेटर सिटीजन द प्रेजेंट वर्ल्ड order demands societal life coping skills in addition to academic content, isn't it the crux of the passage?
कि अगर आपको अच्छा सिटीजन बनना है तो उस केस में आपको एकेडमिक कंटेंट तो ठीक है, बट ये आपको टीच नहीं कर रहा है, ये भी आपने टीच करना चाहिए, जो कि बाकी लाइफ स्कोपिंग स्किल, जो सोसाइटल इश्यूज ये सारे, वही तो क्रक्स था पैसेज को। तो आंसर मेरा क्या होगा यहाँ पे? डी होगा। ठीक है, चलो। और अब मैं आपको और एक पैसेज दिखाऊंगा कि जहां एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी ट्रू है, जो रेयरली होता है, बट वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट तभी ट्रू होता है जब वो एक्सट्रीमिटी जो है वो पैसेज में मेंशन्ड है। आई एम गोइंग टू शो यू वन मोर ओवर हियर। ऐसा और एक देख लो अभी, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। देयर इज वन पैसेज आई एम गोइंग टू शो यू कि जहां रेयरली एक्सट्रीम स्टेटमेंट क्रक्स है पैसेज का। ओके, बट ये काफी रेयर है फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा है कि ये तभी ट्रू होता है जब एक्सट्रीम स्टेटमेंट का एक्सट्रीम जो आइडिया है वो एक्सप्लिसिटली पैसेज में मेंशन्ड है। कैसे? देखो यहाँ पे, इन एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन allowing mankind to benefit by the productivity of machines should lead to very good life of leisure, and much leisure is apt to be tedious except to those who have intelligent activities and interest. Okay, क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है कि मैनकाइंड जो प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीन्स है उस वजह से नाउ मैनकाइंड विल हैव मोर लेजर टाइम। ओके, बट इफ यू वांट टू एंजॉय दैट लेजर टाइम, ओके, यू मस्ट हैव सम इंटेलिजेंट एक्टिविटीज एंड इंटरेस्ट। कुछ इंटरेस्ट होनी चाहिए, तभी तो आप उस लेजर टाइम में कुछ करोगे। ओके, इफ अ लेजर्ड पॉपुलेशन इज टू बी हैप्पी, इट मस्ट बी एजुकेटेड पॉपुलेशन। ये क्या कह रहा है कि अगर लेजर्ड पॉपुलेशन, लेजर्ड मतलब जिसके पास टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है, ओके, अगर उसको आपको, इफ यू वांट टू कीप दैट पॉपुलेशन हैप्पी, इट मस्ट बी, मतलब ये एजुकेटेड पॉपुलेशन होना चाहिए, देन ओनली इट विल बी हैप्पी। दैट्स व्हाट पैसेज इज सेइंग। आपका ओपिनियन मैटर नहीं कर रहा, अगेन आई एम टेलिंग यू। जो मैंने पहले कहा, जो क्रक्स पैसेज में दिया वो है, आपका ओपिनियन नहीं पूछा यहाँ पे। यू माइट फील कि नहीं सर, पैसेज तो ऐसा कह रहा है कि एजुकेटेड होगा तभी लेजर्ड पॉपुलेशन हैप्पी होगा। ये तो मैं एग्री नहीं, आप एग्री करते हो नहीं करते डजंट मैटर। इंप्लीकेशन, इन्फ्रेंस, ये मैसेज ये नहीं पूछा यहाँ पे। पैसेज तो ऐसा कह रहा है ना, एंड मस्ट बी एजुकेटेड विद द व्यू टू एंजॉयमेंट एज वेल एज टू डायरेक्ट यूजफुलनेस ऑफ द टेक्निकल नॉलेज। अब यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द अंडरलाइंग टोन ऑफ द पैसेज। ओके, only an educated population can make the best use of benefits of economic progress। अब ये एक्सट्रीम है, आप यहाँ एलिमिनेट कर दोगे, अभी मत करो, आगे देखो। ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड बी एम्ड एट क्रिएशन ऑफ लेजर। ऐसा कहीं है पैसेज में? पैसेज इज अबाउट कि अगर लेजर्ड पॉपुलेशन है तो लेजर्ड पॉपुलेशन को इंटरेस्ट होगा कुछ चीजों में, इंटेलिजेंट अगर होगा, देन दे विल बी हैप्पी। ओके, तो लेजर क्रिएशन करना कैसे करना चाहिए इसके बारे में नहीं है यह पैसेज। एंड इंक्रीज इन द एजुकेटेड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री लीड्स टू इंक्रीज इन द हैप्पीनेस ऑफ इट्स पीपल। ओके, फाइन, ये हो सकता है, क्योंकि पैसेज कह रहा है ना कि एजुकेटेड पॉपुलेशन ही एक्चुअली आप ये हो सकता है। फिर आगे, इंक्रीज इन द हैप्पीनेस ऑफ इट्स पीपल, यूज ऑफ मशीन शुड बी एनकरेज इन ऑर्डर टू क्रिएट लार्ज लेबर। अब ये मशीन, क्रिएशन ऑफ लेजर्ड पॉपुलेशन, ये टॉपिक है ही नहीं पैसेज का। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। पॉपुलेशन लेजर्ड है, मतलब जिसके पास टाइम है, उसको कैसे खुश करना है, तो वो एजुकेटेड होगा तभी खुश होगा, ऐसा ये पैसेज यहां तो कम से कम कह रहा है। ओके, फाइन, चलो। अब यहां देखो, एंड अब ये देखना, ओनली एजुकेटेड पॉपुलेशन कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्रेस। क्या ये सही होगा? इस केस में ये सही होगा। कैसे होगा यहां देखो, इफ लेजर्ड पॉपुलेशन इज टू बी हैप्पी, इट मस्ट बी एजुकेटेड पॉपुलेशन, इट मस्ट बी, तो ओनली है, तो इस केस में ये ट्रू है। ओके, तो आंसर इसलिए ए होगा यहाँ पे। बट यहाँ थोड़ा सब्जेक्टिविटी है, क्योंकि ये भी करेक्ट हो सकता है। सी, अगर थोड़ा सा अगर आप ये कर तो काफी बार ए या सी भी आप देख सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे 2-3 क्वेश्चंस होते हैं जहां अगर आप मुझे पूछो तो आई से कि सी भी हो सकता है सर। तो यहाँ थोड़ा रिस्क होता है। तो जैसे मैंने कहा, ये ब्लैक एंड व्हाइट सारी चीजें नहीं होती, समटाइम्स देयर कुड बी एन इशू ओवर हियर। ओके, फाइन। अब और एक क्वेश्चन देखते हैं क्रक्स वाला, फिर विल एंड द क्रक्स टॉपिक। बट मैं ये क्यों क्रक्स बार बार कह रहा हूं, बिकॉज सबसे पहले वो टेक्निक आप समझ लो। क्रक्स आपको अगर समझ में आता है, मैसेज किस बारे में है ये अगर आपको समझ में आता है, आगे वाले डायरेक्टिव वर्ड्स भी आपके लिए इजी है। व्हेन चाइल्ड रीचेस एडोलेसेंस, देयर इज एप्ट टू बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड। मतलब जब चाइल्ड एडोलेसेंस मतलब 16-17 साल का, 15 साल का होगा, तो देयर विल बी अ पेरेंट के बीच में और चाइल्ड के बीच में देयर विल बी सम कॉन्फ्लिक्ट। ओके, क्यों?
ये सिंस दिया है यहाँ पे. लेटर considers himself to be by now quite capable of managing his own affairs, while former are filled with parental solicitude, which are often a disguise for love of power. मतलब ये कह रहा है कि देखो जो चिल्ड्रन है उनको लगता है कि हम हमारा सब कुछ मैनेज कर सकते हैं. ओके, उनको लगता है. पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि हमारे पास पावर है, हमारा सुनना चाहिए चाइल्ड ने, और हमें पता है कि मोरल क्या सही है गलत है. पेरेंट्स कंसिडर यूजुअली दैट द वेरियस मोरल प्रॉब्लम्स व्हिच अराइज इन एडोलेसेंस आर पिक्यूलरली आर एंड देयर प्रोविंस. मतलब ओके, द ऑप्शंस दे एक्सप्रेस हाउएवर, अब देखो लास्ट लाइन देखो, हाउएवर आर सो डॉगमेटिक दैट एंड सेल्डम कन्फाइन देम एंड यूजुअली गो टू देयर वेन्यू ऑफ सीक्रेट. अब क्या हमारा क्या इंप्रेशन है इस पैसेज पढ़ने के बाद? मेरा इंप्रेशन ये पैसेज के बाद है कि देखो जब भी चिल्ड्रन, दिस यंग चिल्ड्रन या ग्रोइंग अप, जो मतलब एडोलेसेंट जो चिल्ड्रन है, इनमें और उनके पेरेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने ही वाला है. एप्ट क्यों होने वाला है? बिकॉज चिल्ड्रन को लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, पेरेंट्स को लगता है कि वो सब कुछ, उनका सब कुछ सही है. ये तो हमारा अंडरस्टैंडिंग इसके बारे में, अगर इस पैसेज के बारे में कहो तो ये मेरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. तो फिर आगे ये के पैसेज क्या कह रहा है? तो मतलब और पेरेंट्स अगर कंट्रोल करना भी चाहते तो चिल्ड्रन जनरली वोंट एक्सेप्ट व्हाट दे ट्राई टू कंट्रोल. ओके, अब यहां ऑप्शंस देखना. ओके, वन बाय वन देखो. अब एक्सट्रीम, अब मेरा अंडरस्टैंडिंग ऐसा है, अब थोड़ा सा देखते हैं कुछ एक्सट्रीम है क्या. व्हेन चिल्ड्रन रीच एडोलेसेंस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स इन देयर इज अननेसेसरी. पैसेज कहीं नहीं कह रहा कि अननेसेसरी है, पैसेज कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है. अननेसेसरी एक कंप्लीटली एक्सट्रीम वर्ड है यहाँ पे. कहीं है अननेसेसरी, दे शुड नॉट डू दिस, मतलब दे शुड नॉट डू एंड ऑल, ऐसा कहीं नहीं है. ओके, मॉडर्न डे न्यूक्लियर फैमिलीज आर नॉट कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग द चिल्ड्रन प्रॉपरली. अगेन ये एक तरीके से इंप्लीकेशन शायद हो सकता है, बट क्रक्स है क्या पैसेज का? ये पैसेज में ऐसा कहा है कहीं पे भी कि पेरेंट्स से कैपेबल ही नहीं है, ये नहीं है. बस वो इशू डिस्कस करके कैसे कॉन्फ्लिक्ट है, शायद पेरेंट्स का कंट्रोल वर्क नहीं होता है, ऑल दैट. इन मॉडर्न सोसाइटीज एडोलेसेंट्स टेंड टू स्टबर्न, डिसोबीडियंस एंड केयरलेस. अब ये स्टबर्न है, केयरलेस है, डिसोबीडियंट है, ये भी नहीं कहा है. मतलब ये तीनों एक्सट्रीम है जो कि पैसेज कह ही नहीं रहा है जिसके बारे में. तो इसलिए ए क्या है? पेरेंट्स इन जनरल वे मे नॉट बी, अगर ये मे नॉट बी मतलब जनरल कह रहा है. अगर ये कहता कि पेरेंट्स इन जनरल कैन नेवर बी, तो ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो. मे नॉट बी मच हेल्प व्हेन चिल्ड्रन आर ऑन देयर वे ऑफ बिकमिंग एडल्ट्स. मे नॉट बी मतलब पॉसिबिलिटी ऐसी है कि पेरेंट ज्यादा इतने हेल्प नहीं कर सकते चिल्ड्रन व्हेन दे आर ग्रोइंग. पेरेंट्स कैन नेवर हेल्प चिल्ड्रन, उस केस में ये भी एक्सट्रीम हो जाता. फिर ये सारे एक्सट्रीम है, ये है, ये इस तरीके से इसको आंसर देना है. ओके फाइन, चलो अब ये विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट. बाकी ये दो तीन एक दो पैसेज इसमें और भी है विच व्हेन यू गेट द पीडीएफ एंड टेलीग्राम ग्रुप यू कैन प्रैक्टिस दोस. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इंप्लीकेशन ऑफ द पैसेज. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंप्लीकेशन ऑफ द पैसेज. ओके, और इसका क्या मीनिंग है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. और इसका क्रक्स से क्या डिफरेंस है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, इंप्लीकेशन मतलब क्या होता है? हिडन बट इंटेंडेड मीनिंग. हिडन बट इंटेंडेड मीनिंग, इसको समझ लो पहले. सबसे पहले इंप्लीकेशन एक्चुअली है क्या? जैसे मैंने कहा, इट्स हिडन बट इंटेंडेड, अनइंटेंडेड मीनिंग. मतलब क्या है कि ऑथर जो है व्हेन ही राइट्स अ पैसेज, ओके, वो उसमें आपको क्लियर कट कुछ मैसेज या उसका क्लियर कट कुछ मीनिंग है, सजेशन है, वो आपको पता चलता है. वो कहां से पता चलता है? क्रक्स से. ओके, कि जो उसको कहना चाहता है वो एक्सप्लिसिटली कह देता है आपके पैसेज में, और वो होता है उसका क्रक्स. बट वो और भी कुछ कहना चाहता है आपको जो उसमें इम्प्लिसिट होता है. इम्प्लिसिट होता है मतलब एक्सप्लिसिटली स्टेटेड नहीं होता है. उसका इंटेंशन तो है कि आई वांट टू से दिस, बट इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द पैसेज. तो उसको हम क्या कहते हैं यहां पे? इंप्लीकेशन. ओके फाइन, मैं उसका आपको एग्जांपल अब बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. बट पॉइंट हियर इज कि जो डायरेक्टली पैसेज में स्टेटेड नहीं है, बट ऑथर का इंटेंशन है कि मुझे ये सजेशन देना है, इसको हम इंप्लीकेशन, ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं. ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऑथर को जो सजेशन देना है वो अगर वो एक्सप्लिसिटली बता रहा है पैसेज में तो क्रक्स है. ओके, अगर वो एक्सप्लिसिटली नहीं बता रहा है उसको, बट फिर भी उसका इंटेंशन है, तो वो उसका इंप्लीकेशन है.
ओके, तो डिफरेंस बिटवीन क्रक्स एंड इंप्लीकेशन है क्या है, ये दोनों ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू से है, दोनों एक तरीके के एक मैसेज या समरी होगा, बट वही है कि क्रक्स आपको डायरेक्टली मेंशन होता है, एक्सप्लिसिटली मेंशन दो इंफॉर्मेशन है उससे पता चल जाता है। ओके, ये इंप्लीकेशन जो है हिडन होता है, डायरेक्टली मेंशन नहीं होता है, ऑथर बस उसको सजेस्ट करता है, यू नीड टू फाइंड इट आउट। ओके, तो पहले समझ लो इंप्लीकेशन का फिर से एक बार आपके वी कैन से इस पर्टिकुलर पैसेज के थ्रू, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके थ्रू मैं आपको इंप्लीकेशन और कैसे सॉल्व करना है वो हम आगे देखेंगे, इंप्लीकेशन और इसके बीच में क्या डिफरेंस है, लेट्स सी दैट। ओके, इंडिया ओवर लास्ट डिकेड और सो, labor in India over large scale labor has been departing agriculture but is only going to construction and unregistered manufacturing which are not markedly different jobs। मतलब ये कह रहा है कि लेबर एग्रीकल्चर तो लीव कर रहा है और फिर मैन्युफैक्चरिंग में जा रहा है, अनरजिस्टर्ड मतलब अनऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जो कि कुछ अलग नहीं है ज्यादा एग्रीकल्चर से, मतलब वो भी इनको एम्प्लॉयमेंट नहीं है। सर्विसेज वेयर लेबर टेंड्स टू बी मोर प्रोडक्टिव आर नॉट जनरेटिंग एडिशनल जॉब्स इन द कंट्री। ओके, सर्विसेज ज्यादा जॉब प्रोड्यूस नहीं कर रहा है कह रहा है, जो कि एक्चुअली अच्छा सेक्टर है। इंडिया विल नीड 24 मिलियन और सो जॉब्स, अब ये नंबर इतना नहीं है, और नेक्स्ट डिकेड। ओके, तो न्यू सेक्टर ई कॉमर्स कैन बेस्ट क्लोज ओनली हाफ ऑफ द जॉब गैप्स, मतलब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, 24 मिलियन न्यू पीपल, न्यू जॉब्स वी नीड, लेकिन उसमें से सर्विस सेक्टर तो एफिशिएंट हो सकता है, बट उसमें से नए जो सर्विस सेक्टर के इशू सेक्टर है जैसे ई कॉमर्स वगैरह, वो हाफ इसमें एम्प्लॉयमेंट दे सकता है, बाकी हाफ का क्या करे। ओनली दो सेक्टर्स दैट ड्राइव डोमेस्टिक डिमांड सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन कैन कंफर्टेबली फिल द अदर हाफ। व्हाट पैसेज इज अबाउट, अगर इस पैसेज का मुझे ये सवाल मैं पूछता हूं कि क्रक्स क्या है, इस पैसेज का क्रक्स क्या है, इस पैसेज के लिए मेरे लिए क्रक्स क्या है कि देखो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इशू है। ओके, मतलब इट इज टेलिंग मी राइट कि 24 मिलियन जॉब्स की अभी जरूरत है, तो इशू है, और इस अनएम्प्लॉयमेंट का इशू को तो एग्रीकल्चर वगैरह तो नहीं सॉल्व कर रहा है, बट सॉल्व कौन कर सकता है, सर्विस सेक्टर। बट उसमें जो न्यू सर्विस सेक्टर के सेक्टर से लाइक ई कॉमर्स, वो हाफ ही गैप ब्रिज कर सकते हैं। ओके फाइन, और बाकी हाफ जो है वो कौन कर सकता है, हेल्थ और एजुकेशन, ये सब कुछ। तो व्हाट इज दी क्रक्स ऑफ द पैसेज, to reduce the unemployment in India needs to focus on new service sectors as well as social sectors like health and education। दोनों में आपको मतलब ये ओवरऑल समरी है पैसेज की, क्रक्स मतलब ओवरऑल समरी होता है, ऑल एनकम्पेसिंग इंफॉर्मेशन होता है। तो ओवरऑल समरी क्या है कि अनएम्प्लॉयमेंट अगर आपको रिड्यूस करनी है तो एग्रीकल्चर वगैरह तो काम नहीं आ रहा है, तो आप न्यू सर्विस सेक्टर पे एज वेल ओल्ड सर्विस सेक्टर जैसे हेल्थ एजुकेशन है, इस सब पे आप ध्यान देना, सोशल सेक्टर्स पे, तब आपका अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो जाएगा। ये क्रक्स है। ओके, जो कि एक्सप्लिसिटली यहां बता रहा है ये कि ये ई कॉमर्स नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो ये दोनों। अब क्वेश्चन देखो, विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंप्लाइड इन द पैसेज, इंप्लीकेशन क्या है जो बताया नहीं है बट इंप्लीकेशन क्या है। ओके फाइन, अब देखना इंप्लीकेशन क्या है यहाँ पे, अभी बस कैसे सॉल्व करना है वो नहीं देख रहे हैं हम, इंप्लीकेशन कैसे डिफरेंट होता है ये मैं आपको बताऊं, इसका इंप्लीकेशन क्या है। इंप्लीकेशन देखो डी है, इंक्रीज सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इज इंपेरेटिव फॉर लार्ज स्केल जॉब क्रिएशन, है ना ये इंप्लीकेशन इसका, मतलब मैसेज तो यही दे रहा है ये, बट बताया नहीं उसने, उसने ये बस ये बताया कि डोमेस्टिक डिमांड जो ड्राइव करते दो सेक्टर होते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये आपका हाफ ऑफ दी जो एम्प्लॉयमेंट गैप है ये फिल कर सकते हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि ये हाफ ऑफ द एम्प्लॉयमेंट गैप आपका फिल कर सकते हैं, इसका मतलब है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इसने बोला नहीं, बट उसका वो सजेशन इंप्लीकेशन है, उसने बोला ये कि ये हाफ ऑफ द गैप फिल कर सकता है, ई कॉमर्स हाफ कर सकता है, तो जो बोला है वो आपका क्रक्स है। जो नहीं बोला बट उसका इंटेंशन है क्या है कि हाफ ऑफ द ई कॉमर्स का तो प्राइवेट सेक्टर से हो जाएगा आपका, हाफ ऑफ द गैप आपका बाकी कर सकता है, तो उसके लिए आपको करना क्या चाहिए, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग, ताकि वो ब्रिज गैप हो। तो दिस वाज नॉट टोल्ड बट दिस वाज इंटेंडेड, अंडरस्टूड, ठीक है। चलो, तो अगेन क्रक्स और इंप्लीकेशन में डिफरेंस ये है कि इंप्लीकेशन क्रक्स दोनों ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट इंप्लीकेशन इज नॉट टोल्ड एक्सप्लिसिटली, क्रक्स इज टोल्ड एक्सप्लिसिटली, और जब क्रक्स आप फाइंड आउट करते हो तो ओवरऑल समरी वहां पैसेज की होनी चाहिए। ओके, ऐसा जो आपको मैं बता रहा हूं ये अंडरस्टैंडिंग आप कहीं पे भी जाना कहीं क्लियर नहीं होगा। नाउ हाउ टू अप्रोच द इंप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, सबसे पहले ये मैं आपको टिप दे रहा हूं जो किसी को, मुझे पता नहीं क्यों लोगों को ये पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। 10-10 फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले टिप ये होती है, अगर आपको इंप्लीकेशन, इन्फ्रेंस, कोई भी बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करो,
सबसे पहले पैसेज का क्रक्स ढूंढना मतलब सेपरेटली उस पर सोचने की बात नहीं है, बस वाइल रीडिंग द पैसेज यू विल हैव अंडरस्टैंडिंग कि मतलब पैसेज किसके बारे में है, ये सबसे पहले ढूंढना। ये हर क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट पैसेज इज अबाउट। यू डोंट हैव टू क्रिएट अ सेपरेट समरी और क्रक्स, किसके बारे में पैसेज है ये ढूंढो। ओके, ये ढूंढोगे ना आपका आधा काम हो जाता है, मैं आपको बताता हूं कैसे। और फिर व्हेनेवर यू आर गोइंग थ्रू दोज ऑप्शंस, ऑप्शन जब आप के थ्रू जा रहे हो तो ऐसे ऑप्शन ही चूज करना जो पैसेज के क्लोज है। कुछ कुछ ऑप्शन मतलब कंप्लीटली न्यू आइडिया होती है उस ऑप्शन में, कुछ कुछ स्टेटमेंट काफी एक्सट्रीम होते हैं, इसको तो आपको एलिमिनेट करना है, जो कि हर बार आप हर टाइप के पैसेज में करते हो, इसको तो आपको एलिमिनेट करना है। ओके, बट जब दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन होता है तो उस इंप्लीकेशन एग्जैक्टली क्या है, तो उस वक्त जो पैसेज के क्लोज जो ऑप्शन होता है वो आपको बताना है, बिकॉज इंप्लीकेशन हिडन मीनिंग है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ भी आपके मन से ओपिनियन कुछ भी होगा उसमें, जो ऑथर को लगता है वो हिडन मीनिंग, मतलब वो क्लोज ऑफ पैसेज ही होगा। और अगर ऑप्शन एग्जैक्टली सेम होता है व्हाट इज गिवन इन द पैसेज, पैसेज में जो सेंटेंस दिया है उसके एग्जैक्टली सेम अगर ऑप्शन होता है तो आपका आंसर नहीं होगा, वो क्रक्स होगा, इंप्लीकेशन नहीं होगा। इंप्लीकेशन ऐसा होना चाहिए जो ऑथर ने एक्सप्लिसिटली बताया नहीं बट उसका इंटेंशन है। तो क्या अप्रोच है सॉल्व करने का? सिंपल। ओके, सबसे पहले तो देखो पैसेज किस बारे में है, ये आपका हो जाता है ना तो आपका आधा काम हो जाता है। जैसे यहां देखो, इस पैसेज में हमने देखा पैसेज किस बारे में हमने देखा, यहाँ पे पैसेज इस बारे नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में है, और अनएम्प्लॉयमेंट आपकी सर्विस सेक्टर से सॉल्व तो हो सकती है बट कंप्लीटली नहीं। ई कॉमर्स एक आधा सॉल्व करेगा, आधा आपका सोशल सेक्टर सॉल्व करेगा। अगर मुझे पता चले इसके बारे में मेरा है ओके, तो मेरे लिए काफी इजी है ये फाइंड आउट करना कि सोशल सेक्टर स्पेंडिंग करना फिर ऑथर मुझे कह रहा है। ओके फाइन, अब यहां देखो ये एक्सट्रीम, ये इसका कुछ लेने देने इलॉजिकल है, ये रूरल से अर्बन माइग्रेशन जो है ये कम माइग्रेशन के बारे में बात ही नहीं कर रहा है ये। ओके, ये कंस्ट्रक्ट अनरजिस्टर्ड वर्किंग की इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, ये भी बात नहीं कर रहा है ये, तो ये तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। ओके चलो, अब एक दो चार क्वेश्चन इस पे सॉल्व करते हैं, देन यू विल हैव अ मोर क्लैरिटी रिगार्डिंग द इंप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। ओके चलो, लेट्स सी दिस नाउ। More than half of the million women and almost quarter of the Indian men working age suffer anemia. तो एनीमिया के बारे में कह रहा है कि ओके, अकॉर्डिंग टू स्टडीज दे आर एनीवेयर 5 to 15% लेस प्रोडक्टिव, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, देन दे कुड बी एज अडल्ट देयर ऑफ। India also has the largest tuberculosis burden in the world, costing 170 million work days of the country annually. But what is just important is the lost productivity. यहाँ भी लेस प्रोडक्टिव है एनीमिया वाले लोग, ट्यूबरक्यूलोसिस वाले भी आपको लॉस्ट प्रोडक्टिविटी है इकोनॉमी में, दे आर नॉट मच प्रोडक्टिव। बिकम इंक्रीजिंग क्लियर दैट मेनी ऑफ मेजर्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी माल नरिश्ड इंडियन चिल्ड्रन परफॉर्म। तो माल नरिश्ड जो इंडियन चिल्ड्रन है इनकी भी कॉग्निटिव एबिलिटी कम है एज कम्पेयर टू द वेल नरिश्ड चिल्ड्रन, ये भी बता रहा है। कितनी कम है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका क्या कहना चाह रहा है वो। फॉर एन इकोनॉमी that will be more dependent on highly skilled workers, this poses a significant challenge and it is one of the should be addressed given the India। मतलब इकोनॉमी को डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमें प्रोग्रेस करना है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, बट उसमें इशू ये प्रोडक्टिविटी का है। तो व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द पैसेज, सबसे पहले ये फाइंड करो, फिर छोसो इंप्लीकेशन वगैरह के बारे में। क्रक्स ऑफ द पैसेज या फिर जो पैसेज किसके बारे में, पैसेज इसके बारे में है कि देखो इंडिया में लोग अलग अलग आप कह सकते हो न्यूट्रिशनल इश्यूज से सफर कर रहे हैं, डिसीजेस से, एनीमिया है, ट्यूबरक्यूलोसिस है, माल नरिशमेंट है, और उस वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है एंड दिस इज अल्टीमेटली गोइंग टू हार्म द इंडियन इकोनॉमी। तो पैसेज इज नॉट अबाउट हाउ टू मेक पीपल मोर प्रोडक्टिव, हाउ टू मेक इकोनॉमिक प्रोग्रेस, पैसेज इज अबाउट की माल नरिशमेंट डिसीज इस वजह से इशू है, प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है। ओके नाउ हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स what is implied by the passage। पैसेज क्या रिप्लाई करे, कौन सा इंप्लीकेशन है। एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथन इन रूरल एरियाज, पैसेज उसके बारे में है ही नहीं एजुकेशन सिस्टम के बारे में। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो कंप्लीटली न्यू आइडिया है चाहे एक्सट्रीम है उसको हटा दो सर, हटा दिया सर इसको हमने। लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज नीड, स्किल डेवलपमेंट के बारे में पैसेज पूछ रहा है, बता रहा है नहीं। अगेन क्यों मुझे ये इजी है मेरे लिए, मुझे जब पता चला कि पैसेज किस बारे में है तो मुझे पता है कि ये मुझे एलिमिनेट करना है, फिर से पैसेज को मुझे रिविजिट भी नहीं करना है अभी तक, क्योंकि कंफ्यूजन ही नहीं है माइंड में। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर, अब एक्सट्रीम है, नीड्स टू बी स्पेशल अटेंशन।
अरे ये तो चाइल्ड के बारे में तो काम कर बता रहा है ना, चाइल्ड तो वर्कर भी नहीं होते। तो ये कह रहा है कि ओनली स्किल्ड वर्कर नीड्स टू पे अटेंशन, एक्सट्रीम है, हटा दो। ओके, फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एज इन्विसाज्ड बाय अस, अटेंशन शुड बी पेड टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल। मुझे लगता है काफी लॉजिकल है ये। अब क्या पैसेज कह रहा है कि अटेंशन यू शुड पे टू द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ पीपल? ये नहीं कह रहा है पैसेज। पैसेज बस आपको क्रक्स पैसेज का ये है कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की वजह से आपका प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है, जो कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस को आपको हार्म कर रहा है। ये एक्सप्लिसिटली मेंशन है, जो इसका क्रक्स है। इंप्लीकेशन क्या है फिर? इंप्लीकेशन ये है जो एक्सप्लिसिटली मेंशन है। मैसेज तो यही है ना फिर, कि अगर आपको इकोनॉमिक प्रोग्रेस आपकी अच्छी करनी है तो आप हेल्थ पे ध्यान दो, न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल पे ध्यान दो। तो आंसर इसलिए मेरा जो है यहाँ पे डी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में के थ्रू हम और क्लैरिटी लाते हैं मेन आइडिया और इंप्लीकेशन में कैसा डिफरेंस होता है उसके थ्रू। मेजॉरिटी पीपल who fail to accumulate money sufficient for their needs are generally easily influenced by the opinions of others. Okay, majority of people fail to accumulate the money sufficient for their needs and they are influenced by the opinion of people. They permit newspapers and gossiping neighbors to do their thinking for them. Opinions are cheapest commodities on the earth, क्योंकि हर कोई ओपिनियन देता है। मैं भी दे रहा हूँ मेरा ओपिनियन आपको, ठीक है? तो ओपिनियन तो सबसे, हम कहते नहीं इंडिया में कि एडवाइस तो सबसे इजी होती है। ये ऐसी मत सोचते बैठना वहाँ एग्जाम में। हाँ, एग्जाम में इसको फास्ट पढ़ना है। ये पैसेज आइडिया 20 सेकंड में, यू शुड बी रेडी। ओके, एवरीवन हैज फ्लॉक ऑफ ओपिनियंस, वी शुड अपन बाय टू विल एक्सेप्ट देम। if you are influenced by the opinion when you reach decisions you will not succeed in the any undertaking। ये कह रहा है, लास्ट वाला बता रहा है कि अगर जब आप कोई डिसीजन लेते हो और ये 100 हंड्रेड्स ऑफ ओपिनियंस है, उससे अगर आप इन्फ्लुएंस हो रहा है तो भाई यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड। अब देखना व्हाट क्वेश्चन इज अबाउट। मैसेज क्या है, किसके बारे में? ओके, इसके बारे में कि देखो पीपल गेट इन्फ्लुएंस बाय ओपिनियंस, ओके, और उस वजह से वो गलत डिसीजन लेते हैं और प्रोग्रेस नहीं कर पाते लाइफ में, पैसे नहीं कमा पाते लाइफ। सिंपल है। What is the main idea of the passage? जो मैंने अभी आपको बताया, people should not be influenced by opinions of others, people should accumulate as much as money। पैसेज ये थोड़ी बोल रहा है जितना पैसा है उतना कमाओ, इसके बारे में पैसेज नहीं है। people should neither give nor accept opinions, ये भी नहीं है। nor accept opinions एक तरह से चलो हो सकता था, neither give opinion ये हाँ कुछ बोल रहा है पैसेज इसके बारे में। people will succeed in any if they do not accept any opinion at all, ये भी नहीं कह रहा है पैसेज। एक्सेप्ट नहीं, ओवरऑल इन्फ्लुएंस के बारे में बात कर रहा है कि आप 100 ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होते हो, एक आधा ओपिनियन ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन क्या होगा? पीपल शुड नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियंस ऑफ अदर्स, ओपिनियंस ऑफ अदर्स इन जनरल। ओके, ये आपका आंसर होगा। अब इसका इंप्लीकेशन क्या है? व्हाट इज इंप्लाइड बाय द पैसेज? यहाँ थोड़ा अलग है, यहाँ ऑप्शंस दिए गए। देयर इज नो नीड टू एक्यूमुलेट मनी। अब ये इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है। देखो, देयर इज नो नीड टू, तो ये एक्सट्रीम है। देयर आर पीपल हु फेल टू एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स। ओके, विल सी दिस। मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर फेल टू एक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स। क्या ये इंटेंशन है पैसेज का, इंप्लीकेशन है? नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल फेल ही नहीं करते। उसके बारे में वो कौन फेल करता है उसके बारे में बात कर रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट अक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स। अब सर मुझे बहुत कंफ्यूजन दोनों में। देखो कंफ्यूजन में कैसे एड्रेस करना है समझ लो। यहाँ पे इसका भी मुझे सेम ही लग रहा है, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट अक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स, क्योंकि ये पैसेज में दिया है। ओके, एंड देयर आर पीपल हु फेल टू अक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स। अब दोनों में, अब इस वक्त आप पैसेज को रिविजिट कर लो। मेजॉरिटी पीपल हु फेल टू अक्यूमुलेट, हु डू नॉट अक्यूमुलेट ऐसा नहीं कहा, फेल टू अक्यूमुलेट, दे ट्राई टू अक्यूमुलेट बट दे वोंट बी एबल टू। तो इसलिए मेरा आंसर सी होगा। आई एम गोइंग नियर टू द पैसेज। मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट अक्यूमुलेट मनी फॉर देयर नीड्स, ये नहीं है। दे फेल टू, दे ट्राई बट दे फेल। तो आंसर मेरा यहाँ सी होगा। थोड़ा सा अलग है इंप्लीकेशन। एज सच मैं नहीं कहूँगा कि इंप्लीकेशन एज सच है इसमें, बट आप यूपीएससी ने ऐसा सवाल दिया है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि यूपीएससी जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के आपको क्वेश्चन देता है उसमें 20 to 30% क्वेश्चन कोई सेंस भी नहीं बनाता है काफी बार। ओके, मतलब इंप्लीकेशन की जगह पूछता है और इंप्लीकेशन होता भी नहीं है उसका, बट फिर भी जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है वो हमें वहां चुनना होता है। ओके, चलो सर आप तो ऐसे सिंगल सिंगल वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ये 3-4 जैसे जहां पूछा जाता है वो सॉल्व करो। चलो उसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अगेन प्रोसेस सेम होगा, इंप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। which with reference to above passage which of the following could be the most rational and practical implication for India। इंप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे इसको सॉल्व करना है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है और देखो उसका क्रक्स क्या है, किस बारे में, पैसेज किस बारे में, सॉरी पैसेज। मेनी अपॉर्चुनिटीज टू हार्नेस एंड हाई द हाईली स्क्यूड सीजनल स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मानसून फ्लोज which occur in these 4 months, okay, have been lost।
मतलब जो मानसून वाटर रन ऑफ हो रहा है उस वाटर को हम हार्नेस नहीं कर पा रहे. Since these few months account for most of the rainfall and consequent fresh water availability, the need for holding rainwater in reservoirs for subsequently releasing it for the over the years is nobody can afford to overlook. तो बेसिकली पैसेज तो ये हार्नेसिंग होल्डिंग द रेन वाटर इसके बारे में है. क्लाइमेट चेंज विल कंटिन्यू टू अफेक्ट द वेदर कंडीशन, क्रिएट वेदर शॉर्टेज एक्सेसेस, व्हाइल मिलियंस सफर फ्रॉम ड्राउट्स एंड फ्लड्स. Water in countries many rivers flow unutilized and discharge into sea every year. तो क्वेश्चन क्या है, what do you understand when you read the passage? यही है कि every year this water, rain water is flowing into the sea and we are not able to harness that. Okay, मतलब we should create this, we are not able to harness that. ये कह रहा है. हमने क्या करना चाहिए ये नहीं कह रहा डायरेक्टली. ओके, वो तो इम्प्लीकेशन है क्या करना चाहिए. ओके फाइन. तो विथ रेफरेंस टू अबव पैसेज लेट्स सी दैट. अब यहां देखो आप एलिमिनेट दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन भी कर सकते हैं. कैसे, सारे 5 ऑप्शन पढ़ लेना, लेकिन मैं पहले यहां पहले पढ़ता हूं. इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर शुड बी अंडरटेकन. हो सकता है सर, क्योंकि मैसेज तो कह रहा है ना, पैसेज तो क्या कह रहा है कि रेन वाटर हम होल्ड नहीं कर पा रहे, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए वाटर अनयूटिलाइज्ड हो रहा है. ओके, तो ये क्रक्स है. अब इम्प्लीकेशन उसका वही होगा जो सजेस्टेड उसका हिडन उसका मीनिंग है, हिडन उसका मैसेज ऑथर का क्या, कि उसको होल्ड करो. तो उसको होल्ड करने के लिए क्या क्या कर सकते हो, याद दिया. इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर शुड बी अंडरटेकन, यस. नेटवर्क ऑफ डैम्स एंड कैनल शुड बी बिल्ट अक्रॉस द कंट्री टू प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, यस. ये भी कर सकते हो होल्ड करने के लिए. फार्मर शुड बी प्रोवाइडेड. अब ये भी छोड़ देना, ये देखो सबसे पहले यूसेज ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर शुड बी रेगुलेटेड बाय लॉ. क्वेश्चन इज नॉट अबाउट, पैसेज इज नॉट अबाउट टॉकिंग अबाउट यूसेज ऑफ वाटर. हार्नेसिंग द वाटर के बारे में बात कर रहे हैं. स्टे क्लोज टू द पैसेज. जब भी मुझे पता चलता है कि पैसेज किस बारे में है, आई विल बी एबल टू आंसर इट. ये पूछी बात ही कर रहा है हार्नेसिंग के बारे में, ये बात ही नहीं कर रहा है कि यूज कैसे करना चाहिए वाटर का. और रेगुलेशन बाय लॉ काफी स्पेसिफिक है, इसको हटा दो. फिर ये एक्सट्रीम है आपका, तो 4 मैं एलिमिनेट कर देता हूं. अब लास्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवर्स अमंग द वाटर रीजन शुड बी रेगुलेटेड बाय यूनियन गवर्नमेंट. रेगुलेशन कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब कुछ थोड़ी है इसमें. तो इसलिए मेरा ऑटोमेटिकली आंसर ये आता है. तो एलिमिनेशन से भी आता है, या फिर इसको भी लॉजिकली अगर देखो तो उससे आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन इशू यहां डिस्कस हो रहा है वाटर हार्नेसिंग का. तो इंप्लीकेशन उसका यही है कि उसको हार्नेस करने के लिए कुछ करो. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा अब टॉपिक है इन्फरेंस मेड फ्रॉम द पैसेज या इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस. ये भी एक होते हैं काफी. उसके बाद हम अजम्पशन वाले देख लेंगे. इन्फरेंस मेड फ्रॉम द पैसेज, इसको हम देखते हैं. अब इन्फरेंस मतलब क्या होता है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना इसको. ओके, बट पहले इन्फरेंस मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, और काफी सिंपल वे में कैसे इसको याद रखना है वो भी बताता हूँ. इन्फरेंस बेसिकली होता है कंक्लूजन दैट यू ड्रॉ फ्रॉम वॉट एवर यू रीड या वॉट एवर यू थिंक. तो अगर आपने पैसेज पढ़ा और पैसेज पढ़ने के बाद वॉट एवर कंक्लूजन यू ड्रॉ फ्रॉम दैट पैसेज, वो आपका इन्फरेंस है. ओके, तो सर वो तो क्रक्स भी हो सकता है, बट डिफरेंस है. डिफरेंस क्या है, क्रक्स जो होता है आपका एक्सप्लिसिटली स्टेटेड होता है. इन्फरेंस बेसिकली क्या होता है कि आप पैसेज पढ़ते हो, आप आपका खुद का लॉजिक यूज करते हो, और फिर वो कंक्लूजन पे आते हैं. तो कंक्लूजन दैट इज नॉट डायरेक्टली रिटन इन द पैसेज, दैट यू थिंक आफ्टर यू लॉजिकली थिंक अबाउट द पैसेज, ओके, उसको हम इन्फरेंस कहते हैं. तो सर फिर तो इंप्लीकेशन भी ऐसा ही होता है. इंप्लीकेशन में वही होता है ना, इंप्लीकेशन इज नॉट गिवन इन द पैसेज, यू थिंक अबाउट इट, और फिर आप किसी इस पे आते हो. देखो दोनों में डिफरेंस है. डिफरेंस ये होता है कि आपका जो डिफरेंस देखो यहां समझ लो, आपका जो यहां पे वी कैन से इन्फरेंस है, ये रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपका जो इंप्लीकेशन है ये ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू से है. ओके, ये मेन डिफरेंस है. इन्फरेंस जो भी होता है, अब ये तो थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली मैं उसको और एक आगे चीजें आपको बताऊंगा. थ्योरेटिकली इन्फरेंस जो होता है इट इज नॉट गिवन इन द पैसेज एक्सप्लिसिटली, सो इज इंप्लीकेशन नॉट गिवन इन द पैसेज. दोनों डिफरेंस ये है कि इन्फरेंस जब आप निकालते हो पैसेज का, तो आप एज ए रीडर आपको क्या लगता है वो देखते हो, ऑथर क्या कह रहे हैं वो नहीं देखते. इंप्लीकेशन में आप ऑथर क्या अनइंटेंड मतलब अनस्टेटेड ऑथर का क्या सजेशन है वो आप इंप्लीकेशन में देखते हो. तो दोनों में ये डिफरेंस है एक मेन.
ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। दूसरा फिर इसका लॉजिकल करोलरी ये है कि इंप्लीकेशन ऑथर पॉइंट ऑफ व्यू से है तो इंप्लीकेशन ज्यादा क्लोज होता है टू द वॉट एवर गिवन इन पैसेज, जो पैसेज में दिया उससे ज्यादा ये क्लोज होता है, इसमें आप इमेजिनेशन ज्यादा अप्लाई नहीं करते। इन्फ्रेंस में बिकॉज आप रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देख रहे हो, ऑथर से पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, तो इसमें थोड़ा सा ये फार हो सकता है देन इंप्लीकेशन, मतलब मैसेज से थोड़ा और ज्यादा इमेजिनेशन या लॉजिक आप इसमें यूज कर सकते हो इन्फ्रेंस में। ये उसका थ्योरेटिकल मीनिंग है। प्रैक्टिकली अगर मैं आपको कहूँ, टेंशन नहीं लेना है, whenever you read passage, इन्फरेंस निकालो या इंप्लीकेशन निकालो दोनों सेम होगा, unless and until on the same passage यूपीएससी is asking inference separately and implication separately। मतलब ऐसा हुआ कि यूपीएससी ने एक ही पैसेज दिया और एक क्वेश्चन में यूपीएससी इन्फ्रेंस पूछ रहा है, दूसरे क्वेश्चन में यूपीएससी इंप्लीकेशन भी पूछ रहा है एक ही पैसेज पे, तब आपको सोचना पड़ेगा। ओके, जो कि नहीं होता है क्योंकि वो फिर काफी ज्यादा सब्जेक्टिव हो जाएगा। यूपीएससी जनरली क्या करता है, इंप्लीकेशन पूछता है एक ही पैसेज पे, अगर दो क्वेश्चन पूछ ले, इंप्लीकेशन पूछेगा फिर क्रक्स पूछेगा, इंप्लीकेशन पूछेगा या फिर इन्फ्रेंस पूछेगा, सॉरी इंप्लीकेशन पूछेगा या इन्फ्रेंस पूछेगा, सॉरी इंप्लीकेशन पूछेगा फिर क्रक्स पूछता है, या फिर इंप्लीकेशन अगर पूछता है एक ही पैसेज पे तो उस पे आपको पूछा जाएगा अजम्पशन, या क्रक्स पूछेगा अजम्पशन पूछेगा, इंप्लीकेशन इन्फ्रेंस एक साथ नहीं पूछेगा कभी, क्योंकि वो फिर काफी ही ज्यादा सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि वो डिफरेंशिएट कैसे करोगे आप इंफ्रेंस और इंप्लीकेशन को, उसको ऑप्शन भी वैसे बनाने पड़ेगा फिर। ओके, इट्स अ वेरी रीडिंग कॉम्प्रेशन इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स वेरी ब्यूटीफुल थिंग एक्चुअली। तो उसको ऑप्शन भी वैसे डिजाइन करना पड़ेगा जो कि उसमें उसको टाइम लग जाएगा फिर। वो चैट जीपीटी यूज कर दे, नोटबुक एलएम यूज कर ले, परप्लेक्सिटी यूज कर ले, ना जाने दुनिया के सारे क्लॉड यूज कर ले, फिर वो उसके लिए काफी डिफिकल्ट होगा। ओके, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर। तो इसलिए प्रैक्टिकली जब भी आप इंप्लीकेशन बेस्ड या इन्फरेंस बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप अप्रोच करोगे, दोनों को सेम वे ही ट्रीट करना। ऐसा समझना कि इंप्लीकेशन इन्फरेंस दोनों सेम ही है जब दोनों सेपरेटली नहीं पूछे गए। तो प्रैक्टिकली अप्रोच काफी डिफरेंट नहीं है, बस मैसेज किस बारे में है ये सोचो। ओके, और ऑथर अगर काफी स्पेसिफिक सजेशन दे रहा है, ऑप्शन में अगर दिख रहा है काफी स्पेसिफिक सजेशन वगैरह, उसको अवॉइड करना। फिर एक्सट्रीम को अवॉइड करना, कुछ काफी ही दूर है पैसेज से, ऐसा कुछ उस पर इंप्लीकेशन या इन्फरेंस दिखा रहा है वो हटा दो, काफी इलॉजिकल इमेजिनेशन से वो हटा दो, उसको एलिमिनेट कर दो, फिर आप इसका आंसर दे पाओगे। चलो इसका क्वेश्चन देखते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट आयरनीज अराउंड द वाटर इज दैट इट कम्स फ्रॉम रिवर्स एंड अदर वेटलैंड्स। ओके, ठीक है, अब अभी तक आयरनी दिया नहीं है, बस कहा है कि इंफॉर्मेशन दिया है। इट, अब यहां स्टार्ट होता है जो आयरनी बताया, इट हैज सीन डिवोर्स from them. While water is used as a resource, public policy does not always grasp that it is a part of natural ecosystem. मतलब इसका, okay. Efforts at engineering water systems are thus efforts at augmenting water supply rather than strengthening the capacities of ecological system. मतलब ये बेसिकली क्या कह रहा है कि आपके जो वेटलैंड्स है, रिवर वगैरह, मतलब पहला मेरा स्टेप क्या है, किसके बारे में पैसेज समझना है। पैसेज इसके बारे में कि देखो रिवर वेटलैंड जो है यहाँ से तो आपका पानी आता है, बट हम इसको स्ट्रेंथन करने में नहीं ध्यान दे रहे हैं, वेटलैंड्स रिवर्स वगैरह को। हमारा ध्यान एक्चुअली सारा किस पे है, ओके, हमारा बेसिकली सारा ध्यान किस पे है कि इस वाटर सिस्टम्स को, मतलब सारा हमारा ध्यान किस पे है कि डैम्स कैसे बिल्ड करे, पाइपलाइन कैसे बिल्ड करे, मतलब वाटर सिस्टम को ऑगमेंट कर रहे हैं हम, वाटर रिसोर्सेज को ऑगमेंट नहीं कर रहे। ये सिंपल है इसका क्रक्स। अब आगे देखो, मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस क्या है पैसेज का, रिवर्स एंड अदर वेटलैंड शुड बी प्रोटेक्टेड। अब देखो कितना स्पेसिफिक है कि रिवर्स वेटलैंड आप प्रोटेक्ट करो रामसर कन्वेंशन के इसमें, ऐसा कैसे इन्फ्रेंस हम निकालेंगे इतना स्पेसिफिक। ओके, स्पेसिफिक जब भी काफी ज्यादा होगा, अगर ये कहता कि रिवर्स एंड वेटलैंड शुड बी प्रोटेक्टेड तो यहां तक ठीक था, क्योंकि रीडर कैसे स्पेसिफिकली सोचेगा कि नहीं रामसर कन्वेंशन से ही प्रोटेक्ट करना या इसके अंडर ही प्रोटेक्ट करना या नेशनल लॉ के अंडर प्रोटेक्ट करना, वो रीडर नहीं ना सोच सकता, क्योंकि ये रीडर पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो स्पेसिफिक जब भी ऐसा होगा उसको हटा दो। इंजीनियरिंग वाटर सिस्टम शुड बी मॉडर्नाइज्ड एंड फर्दर ऑगमेंटेड। वाटर सिस्टम नहीं कह रहा है ये पैसेज आपका, ओके। ये जो वेटलैंड्स इसके बारे में पूछ रहा है, वेटलैंड्स नीड टू बी रीइंफोर्स्ड एज मोर देन जस्ट ओपन सोर्सेस ऑफ वाटर, ओके, एंड वाटर सप्लाई शुड नॉट बी फ्री ऑफ कॉस्ट टू प्रिवेंट।
वाटर सप्लाई के बारे में नहीं, वेटलैंड्स कैसे, तो ये आंसर जो क्या होगा सी होगा। इन्फ्रेंस मेरा एज अ रीडर क्या होगा कि वेटलैंड्स को बस वाटर मतलब आप कह सकते हो मोर देन वाटर सोर्सेस ऐसा ही मत देखना, उसको कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं उस तरीके से उसको देखो, तो आंसर जो होगा यहाँ सी होगा। तो जो मैंने टिप्स आपको बताई काफी इलॉजिकल है, एक्सट्रीम है, वो तो इजीली आप हटा दोगे, बट काफी स्पेसिफिक सजेशन है उसको हटा ही देना है इन्फ्रेंस में। क्यों? क्योंकि एज ए रीडर आप स्पेसिफिक सजेशन कैसे सोचोगे, इन्फ्रेंस क्या है इसका। ओके चलो, गुड कॉर्पोरेट, ओके आपको अगर लग रहा होगा कि ये आंसर डी दिया तो ये सही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये ट्रिक है। ठीक है आगे देखते हैं, लेट्स सी वही डी है या अलग कोई आंसर है। इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स एनकरेज कंपनीज टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल। ओके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बात कर रहा है। फंडामेंटल रीजन व्हाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज मूव्ड ऑन टू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एजेंडा वर्ल्ड वाइड हैज बीन रैपिड ग्रोथ in the international capital markets. Effective corporate governance enhances access to the external financing, okay, higher growth, employment, etc. मतलब corporate governance सब कुछ अच्छा कर रहा है। Investor look to place their funds where standards of disclosure मतलब corporate governance of timely and accurate financial reporting and equal treatment for all stakeholders are met. सबसे पहले सोचो पैसेज के बारे में, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और उसके बेनिफिट, राइट। ये बेसिकली पैसेज कह रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर अच्छा है कंपनीज का, ओके फाइन, तो फिर क्या होता है कि बेसिकली फिर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग उनको मिलती है, अच्छा इन्वेस्टमेंट मिलता है, सब कुछ होता है, एक बिलीफ अच्छा होता है, दैट्स व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग। ओके तो व्हाट इज द लॉजिकल इन्फरेंस फ्रॉम द पैसेज, इट इज इंपॉर्टेंट एजेंडा ऑफ द कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड टू एंश्योर एक्सेस टू द एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। क्या लेने देना है, क्वेश्चन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के बारे में नहीं है भैया, कॉर्पोरेट इसके बारे में। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ फर्म, हो सकता है, तो यही हमने कहा ना, अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छा हो तो ये सब कुछ आपको मिलता है, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट वगैरह। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स इंश्योर दैट फर्म्स मेंटेन गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ऐसा इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट कहाँ बताया ऐसा यहाँ पे, ओके नहीं है ऐसा कुछ। ओके ये बता रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर अच्छा होगा तो वहां इंटरनेशनल कैपिटल जाता है, मार्केट इंश्योर नहीं कर रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेव्स द वे फॉर रोबस्ट सप्लाई चेन के बारे में भी कहीं नहीं कुछ है नहीं सच, तो वो और अगर है भी तो अब दोनों में लेट से कंफ्यूजन है आपको कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेव्स द वे ऑफ रोबस्ट सप्लाई चेन, काफी स्पेसिफिक है ये देखो काफी जनरल है। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस ओवरऑल इंप्रूव क्या कर रहा है, क्रेडिबिलिटी ऑफ फर्म्स, तो आंसर मेरा क्या होगा, बी ओवर हियर, दैट्स बी ओवर हियर। तो मेरा आधा काम कब हो रहा है, जब मुझे समझ में आ रहा है कि पैसेज किस बारे में। ओके फाइन चलो, और आप कहते हो कि डिफिकल्ट होता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इसको देखते हैं अब। बैंक क्रेडिट टू इंडस्ट्रियल सेक्टर, या फिर ये छोड़ दो, ये नहीं, ये आप प्रैक्टिस करना, आगे कोई है, लेट्स सी दिस। इंडिया हैज ट्रिमेंडस पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी है, ओके we all realize that we have to stop burning fossil fuels to meet our energy needs, okay, but certain renewable resources are still going through their cost curves and learning curves to get required amount of output, cost curves, okay. The Indian government has strongly committed to the target, okay ठीक है, and thus it has initiated a strong push towards the gas based economy and has also invested heavily in the renewable energy. However business, however देखो ये however वाले क्रक्स सुनने में इजी होता है, business houses are wary of investing too heavily in renewable energy at a time when technology is not ready, okay, कि बिजनेस हाउसेज जो है थोड़े स्केप्टिकल है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी अभी रेडी नहीं है, कॉस्ट अभी भी ज्यादा है। तो क्वेश्चन पैसेज का क्या मैसेज है या फिर क्रक्स क्या है कि यस वी नीड टू हार्नेस दी सोलर एनर्जी या फिर जो भी नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज है वो, बट अभी इशू ऐसा है कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा है और बिजनेस हाउसेस इतने ज़्यादा एंथुसियास्टिक नहीं है, बिकॉज टेक्नोलॉजी नहीं है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। अब क्या लॉजिकल इन्फ्रेंस है इसमें, इंडियाज कमिटमेंट टू रिड्यूस द इमिशंस बाय 30 अनलाइकली टू अचीव, ऐसा कहीं कहा है इसने, ठीक है, ये इन्फ्रेंस कैसे हो सकता है और कितना स्पेसिफिक है, 33% ये सब कुछ ऐसा, ठीक है फाइन। इनफैक्ट ये कह भी रहा है पैसे स्ट्रांगली कमिटेड है इसके लिए, तो अनलाइक, ठीक है, इंडिया शुड इंपोर्ट गैस रादर देन इन्वेस्ट इन, मुझे लगता पूरा इलॉजिकल है। गेटिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज टू मार्केट टू कॉस्टली, अभी इंडिया शुड पुट मोर एफर्ट्स इन एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल गैस। इन्फ्रेंस क्या होगा इससे, इन्फ्रेंस मेरा इससे है एज ए रीडर कि
अभी क्या हो रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस अगर जल्दी हम, बिकॉज इसीलिए बिजनेस वैरी है, ओके, काफ़ी जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस को, जो भी प्रोजेक्ट्स को, ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है। मे बी, फिर से यहाँ एक्सट्रीम नहीं है, मे बी कह रहा है ये, मे बी हो सकता है। तो इसलिए मेरे लिए ये जो है सी यहाँ आंसर इसका होता है इन्फ्रेंस का। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर डी नहीं था जो आपको यहाँ कहीं दिख रहा होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोई एक क्वेश्चन देखते हैं बस इस पे अब लास्ट, जिसमें मल्टीपल आपको स्टेटमेंट्स है आपके क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द। अब ये यूपीएससी वाले भी काफी क्लेवर है, क्योंकि इन्फ्रेंसेस अलग अलग हो सकते हैं अलग अलग लोगों के लिए, राइट, बिकॉज इट्स फ्रॉम रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये कह रहे हैं कि मोस्ट लॉजिकल कौन सा है, रैशनल कौन सा है, वो बताओ आप। मोस्ट लॉजिकल रैशनल कौन सा है वो अल्टीमेटली हम डिसाइड करेंगे, वी आर द बिग बॉस। ठीक है, चलो इस पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द, इसलिए सब्जेक्टिविटी थोड़ी ज्यादा इसमें होती है। ओके, बट अगेन आई एम टेलिंग यू 90% क्वेश्चन में ज्यादा इशू नहीं होगा आपको। अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, 1/3 ऑफ द फूड produced for human consumption is lost and wasted globally. Okay, food is lost and wasted throughout the supply chain from initial agriculture production to the final household consumption. मतलब फूड लॉस्ट हो रहा है इनिशियल से लेकर लास्ट तक। ओके, इंक्रीजिंग वेस्टेज ऑल्सो रिजल्ट्स इन लैंड डिग्रेडेशन। वेस्टेज अगर ज्यादा हुआ तो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ओके, by for mainly do for unsustainable agricultural production, excessive groundwater, etc. The energy spent over wasted food results in about 3 million tons of carbon dioxide production every year. मतलब आप कह सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोडक्शन हो रहा है इससे, इस वजह से फूड जो आप वेस्ट हो रहा है। तो डीके आल्सो लीड्स टू हार्मफुल एमिशंस, गैसेस हार्मफुल इससे हो रहा है। एड्रेसिंग लॉस डैमेज ऑफ फूड इज फॉर्म्स क्रिटिकल टू कंप्लीट द साइकिल ऑफ फूड सफिशिएंसी एंड फूड सस्टेनेबिलिटी। ओके, मतलब इसको बेसिकली पैसेज क्या कह रहा है कि देखो, शुरुआत का ये अगर आप देखना, इसका क्रक्स अगर मैं बताऊं तो क्रक्स ये है कि फूड इज लॉस्ट ग्लोबली, ओके, in all the stages of food production to food consumption, and this has led to the other environmental problems also. food wastage environmental problems create कर रहा है और उसको आपने एड्रेस करना चाहिए। फूड वेस्टेज को आपने जो है आप कह सकते हो कि कैलकुलेट करना चाहिए कितना है। मतलब क्रक्स कभी भी क्या होता है, ऑल एनकम्पासिंग समरी होती है। तो ऑल एनकम्पासिंग समरी क्या है, फूड आपका लॉस्ट हो रहा है, उस वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, और फिर इसलिए फूड वेस्टेज कितना हो रहा है उसका आप कह सकते हो एक प्रॉपर असेसमेंट होना चाहिए, उसको आपने एड्रेस करना चाहिए। ये समरी हुआ। अब इसका इन्फरेंस क्या है, द करंट मेथड्स ऑफ फूड डिस्ट्रीब्यूशन आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस एंड डैमेज ऑफ द फूड। देखो आ गया एक्सट्रीम, हटा दिया, इलॉजिकल भी है, क्योंकि यहां देख लो पैसेज में, फूड इज वेस्टेड थ्रू आउट, कंजम्पशन में भी वेस्ट हो रहा है और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी वेस्ट हो रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन में भी वेस्ट हो रहा है। तो सोली यही रिस्पॉन्सिबल होगा क्या, नहीं। तो पहला तो मैंने हटा दिया सर, देखो ये फर्स्ट हट गया मेरा, ये फर्स्ट हट गया, फर्स्ट हट गया। वैसे आंसर वैसा 2 and 3 आ चुका है एक्चुअली, बट आगे देखते हैं। ऐसे बस आंसर आ गया तो नहीं, सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि पहला वाला मेरा असेसमेंट गलत भी हो सकता है। लैंड प्रोडक्टिविटी इज एडवर्सली अफेक्टेड बाय प्रिवेलिंग ट्रेंड ऑफ फूड, यस, ये लैंड डिग्रेडेशन कह रहा है ना, तो है। रिडक्शन इन द लॉस एंड वेस्टेज ऑफ फूड रिजल्ट्स इन लेसर कार्बन फुटप्रिंट। ओके, अगर लॉस एंड वेस्टेज में कम कर दो तो कार्बन फुटप्रिंट मेरा कम होगा। सही है, क्यों, क्योंकि वेस्टेज जब ज्यादा हो रहा है तो कार्बन फुटप्रिंट मेरा बढ़ रहा है, ये बता रहा है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्चुअली ये इमिट कर रहा है अगर वेस्टेज ज्यादा हो रहा है। तो अगर वेस्टेज कम कर दो तो ये भी लॉजिकली सही है। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज टू प्रिवेंट एंड रिड्यूस द लॉस एंड वेस्टेज फूड आर नॉट अवेलेबल। अब फिर से एक्सट्रीम है, पोस्ट हार्वेस्ट अवेलेबल ही नहीं कह रहा है आप यूज नहीं कर रहे हो। तो आंसर आपका 2 and 3 होगा। ओके, 2 and 3 होगा। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इन्फरेंस बेस और एक क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इन्फरेंस बेस ही है ना, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंसेस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैसेज। रिलेटिवली देखते हैं इस पैसेज को, मैंने भी पढ़ा नहीं, लेट्स रीड दिस। एज इन्फ्लेशन राइजेस, even governments previously committed to budget discipline are spending freely to help household. Okay, higher interest rates announced by central banks are supposed to help produce modest fiscal austerity, because to maintain double stable debts while paying more to borrow, government must cut spending to raise taxes without ये देखो अभी without, okay, over the less, nevertheless, ये words काफी important होते हैं to understand what passage is about. Without the fiscal backup, monetary policy eventually loses traction. Higher interest rates become inflationary, not disinflationary, and
because they simply lead to government to borrow more to pay rising debts. The risk of monetary unmooring is greater than the public debt when it rises because interest rates become more important to budget deficit. यहाँ मुझे लगता है क्रक्स है कि जब तक मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, व्हाट इज द क्रक्स, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू सेंट्रल बैंक ट्राइज टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन, बट अगर फिस्कल पॉलिसी उसके लाइन में नहीं है, फिस्कल पॉलिसी के थ्रू यू आर इंक्रीजिंग स्पेंडिंग, देन मॉनेटरी पॉलिसी वोंट वर्क, राइट? बिकॉज ये दोनों का काम है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का इन लाइन होना चाहिए। फिस्कल बैकअप जब होगा तभी मॉनेटरी पॉलिसी को फायदा होगा, ये इसका क्रक्स है, दोनों साथ में होने चाहिए तब फायदा होता है, ये क्रक्स है इसका। अब इन्फरेंस इससे क्या होगा जो ऑथर रीडर समझ सकता है, सेंट्रल बैंक्स कैन नॉट ब्रिंग डाउन इन्फ्लेशन विदाउट बजटरी बैकिंग। इज इट इन्फ्रेंस? यस। एज अ ऑथर मुझे क्या समझ में आ रहा है इससे कि जब तक बजटरी बैकिंग नहीं होगी, फिस्कल बैकअप नहीं होगा, तब तक सेंट्रल बैंक अपने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इन्फ्लेशन कम नहीं कर सकती। द इफेक्ट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड ऑन फिस्कल पॉलिसीज परस्यूड बाय द गवर्नमेंट। यस, डिपेंडेंसी अभी हमने यही समझ में आया इससे हमें, आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। तो इन्फरेंस फ्रॉम द रीडर पॉइंट ऑफ व्यू। चलो अब नेक्स्ट जो सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है स्टूडेंट्स का, ओके, उसको आज हम कंप्लीटली खत्म कर देंगे, दैट इज अजम्पशंस मेड इन द पैसेज। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज अजम्पशंस मेड इन द पैसेज। बी पेशेंट, ओके, इंपॉर्टेंट वीडियो है, assumptions made in the passage। ओके, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट इज द assumption that is made in the passage by author and all। तो सबसे पहले assumption क्या है ये समझ लो। ओके, assumption सबसे पहले क्या है, इसको मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, forget about what is written over here। ओके, तो सबसे पहले assumption एज, ये क्या बला है सर ये assumption वाली, ये हमें समझ में नहीं आते, काफी बार हमारा ये क्वेश्चन गलत होते हैं। ओके, और इस पे तो यूपीएससी आजकल सवाल भी ज्यादा पूछ रहा है। ओके, तो ये assumption बेसिकली क्या है देखो, समझ लीजिएगा सबसे पहले, और अप्रोच क्या करना है उसको, इजी है। ओके, अब कोई भी ऑथर, मतलब किसी भी पैसेज का एक कंक्लूजन होता है, या उसके थ्रू कुछ मैसेज जो है ऑथर देता है आपको, राइट? किसी भी पैसेज में ऑथर विल कम टू सम कंक्लूजन, या कुछ वो मैसेज देता है, या कोई पॉइंट उससे वो क्रिएट करता है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू उससे वो क्रिएट करता है, राइट? तो कोई भी आप कंक्लूजन देते हो, या कोई भी मैसेज आप पैसेज के थ्रू देते हो, या कोई पॉइंट आपका रखना चाहते हो, तो उसके पीछे आपको कुछ आप रीजन दोगे, तभी इस कंक्लूजन का, मैसेज का, पॉइंट ऑफ व्यू का कुछ मीनिंग होगा, या रीडर के लिए वो एक्सेप्ट होगा, राइट? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा, या कुछ ना कुछ आप फैक्ट्स सब्सटेंशिएशन दोगे, और तब उसके बेसिस पे आप कहोगे कि नहीं मेरा कंक्लूजन सही है, मैसेज सही है, पॉइंट ऑफ व्यू सही है, राइट? तो आपका जब रीजंस होते हैं और तब ये अगर ट्रू होते हैं, तब आपका कंक्लूजन, मैसेज, पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ बात होती है, या उसको लोग एक्सेप्ट करते हैं। ओके, तो ऑथर का कोई भी कंक्लूजन या मैसेज जो होता है वो दो चीजों पे डिपेंडेंट होता है। एक होता है रीजन जो एक्सप्लिसिटली स्टेटेड होते हैं पैसेज में, जो एक्सप्लिसिटली स्टेटेड होते हैं पैसेज में, और दूसरे होते हैं कुछ अजम्पशंस जो ऑथर अज्यूम करता है बट वो एक्सप्लिसिटली स्टेटेड नहीं होते। जब ये दोनों होगा तभी आपका कंक्लूजन सही होता है। तो व्हाट इज assumption बेसिकली? assumption बेसिकली आपका यहां पे होता है समथिंग दैट ऑथर विल बिलीव कि ट्रू है, बट वो बताता नहीं है, और उस बिलीव के बेसिस पे वो कंक्लूजन पे आता है। ओके, तो बेसिकली आपका assumption एक ऑथर का हिडन बिलीफ होता है कि ये तो होगा ही, ये तो है ही। ओके, तो ये मैं तो पैसेज में नहीं बताने वाला हूं, मैं बाकी रीजन बताता हूं, और फिर उसके बेसिस में मेरा कंक्लूजन ट्रू होता है। तो दोनों assumption और कंक्लूजन साथ में जब होगा, सही होगा, तभी आपका कंक्लूजन लॉजिकल होता है। तो व्हाट इज assumption? assumption is basically something that is a hidden belief of author। ऑथर को लगता है कि ये तो सही होगा, तो इसको मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है पैसेज में, मैं बस मेरा रीजन बाकी बता के कंक्लूजन बता देता हूं। तो रीजन और assumption हमें समझ लेगा रीडर, और फिर ये मेरा सही आर्गुमेंट है, फिर या फिर कंक्लूजन मेरा सही है। उसका एग्जांपल देता हूं assumption होता क्या है। अब ये देखो, ये कंक्लूजन है ऑथर का, द गवर्नमेंट शुड प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू इंप्रूव AQI। एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रमोट करने चाहिए। ये क्या हुआ आपका कंक्लूजन है, या उसका सजेशन है ऑथर का, बट ये सजेशन देते वक्त उसने एक चीज अज्यूम की है। व्हाट इज द अजम्पशन ओवर हियर? कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है पोल्यूशन लेस कम करते हैं, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर नॉन पोल्यूटिंग और लेस पोल्यूटिंग। ये उसने अज्यूम कर लिया, उसने स्टेट नहीं किया यहां पे, ठीक है? और ये रीडर को भी समझना है, समझ गए? बिकॉज उसको लगता है कि ट्रू ही है। ओके,
तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स AQI इंप्रूव कर सकता है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रमोट करनी चाहिए, उसका कंक्लूजन है या उसका ये मैसेज है? बट अजम्पशन उसने क्या किया जो बताया नहीं आपने इसमें, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये नॉन पॉल्यूटिंग है, ये उसका अजम्पशन है। ओके फाइन, सो ये सबसे पहले। अब सर कैसे अजम्पशन के बेसिस पे क्वेश्चन को एड्रेस करें? सेम वे, पहले कंक्लूजन फाइंड करो या फिर क्रक्स फाइंड करो कि क्या है पैसेज का। और इसके लिए काफी अच्छी टिप है कि सबसे पहले सोचो कि ये पैसेज लिखा भी क्यों है, इसने लिखा है तो व्हाई दिस पैसेज इज इवन रिटन, मतलब क्या पर्पज हो सकता है ऑथर का पैसेज। और पैसेज का मैसेज आपको समझ में आ जाएगा कंक्लूजन, बिकॉज अभी इतने हमने प्रैक्टिस किए। उसके बाद और सोचो कि ये पैसेज लिखा भी तो क्यों है इसमें। ओके, और फिर आपको अजम्पशंस अपने आप पता चल जाएगा, और जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है उसको हटा देना है, फिर वो तो हर इसमें कॉमन है। ओके, इसको हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अब ये पैसेज देखो आप, ये पैसेज मुझे लगता है हमने पहले भी सॉल्व किया है, बट ये किस कॉन्टेक्स्ट में हमने सॉल्व किया था? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्फरेंस। इन्फरेंस क्या हम बता सकते हैं, अजम्पशन के कॉन्टेक्स्ट में इस पैसेज को सॉल्व करते हैं। बेस्ड ऑन द पर्सन फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड एज इन्फ्लेशन राइजेस। Okay. Even governments previously committed to the budget discipline are spending freely to help households. Okay, ये हमने ऑलरेडी पैसेज पढ़ा है। हायर इंटरेस्ट रेट्स अनाउंस्ड बाय सेंट्रल बैंक आर सपोज्ड टू, फिर फिजिकल बैकअप बेसिकली। तो पहले हमें समझ में आ जाएगा कि पैसेज इज अबाउट कि विदाउट फिजिकल बैकअप मॉनेटरी पॉलिसी कैन नॉट बी सक्सेसफुल। दोनों इनलाइन होने चाहिए, सेंट्रल बैंक अकेला इन्फ्लेशन कम नहीं कर सकता, ये समझ में आ गया सर। ओके फाइन, अब इसके अजम्पशन में, और ये क्यों लिखा होगा पैसेज, अगर मैं ये सोचता हूं तो इट माइट बी रिटन बिकॉज कि गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है इट इज नॉट काइंड ऑफ बैकिंग अप द मॉनेटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी की तरफ चल रही है, इसकी इस तरफ चल रही है, उसका कंसर्न है, इसलिए उसने लिखा है। ओके, और कैसे फिर ये नहीं होता है साथ में, ये आप बता दिया। अब अजम्पशंस क्या है? फिजिकल पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट आर सोनली रिस्पॉन्सिबल फॉर हायर प्राइसेस, ये अज्यूम किया इसने। इसका अजम्पशन है कि दोनों इंपॉर्टेंट है, तो ये तो गलत है। इसने अज्यूम किया कि फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसीज ये सोली रिस्पॉन्सिबल है हायर प्राइसेस के लिए, नहीं। इसने तो अज्यूम ये किया कि दोनों भी इंपॉर्टेंट है, हायर या लोअर प्राइसेस के लिए। हायर प्राइसेस डू नॉट अफेक्ट द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, इसका तो दूर दूर तक किसी पैसेज के लेना देना नहीं है। तो मेरा आंसर जो होगा दैट इज डी ओवर हियर। देखो एक ही पैसेज पे हमने अजम्पशन और इन्फरेंस दोनों सॉल्व किए। ओके चलो नेक्स्ट पैसेज से और आपको क्लियर होगा ये, या और कोई दूसरा है? ये देखो, ये जो मैंने दिया वो आप प्रैक्टिस कर लेना, जो स्किप किया मैंने। नॉट एवरी वॉइस ऑन द इंटरनेट कमांड्स द सेम काइंड ऑफ ऑडियंस। ओके, तो इंटरनेट क्या इक्वल नहीं है सबके लिए। व्हेन एनोनिमस प्राइवेट एंटिटीज विथ हाई कैपिटल कैन पे फॉर मोर स्पेस फॉर देयर ओपिनियंस, दे आर इफेक्टिवली बाइंग लाउडर वॉइस। इफ political discourse in a digital space is matter of outshining one's opponent till election is won, then quality of politics suffers. Okay, the focus on social media is restricted to the promotion of content that generates more user engagement regardless of how inflammatory that content may be. तो what is the crux of the passage? Crux of the passage ये है कि बेसिकली कि आपका जो इंटरनेट है ये तो इक्वल नहीं है सबके लिए, और ये इंटरनेट जो है बिकॉज इक्वल नहीं है और इसमें बस ये व्यूज और ये सबको चाहिए एंगेजमेंट, इस वजह से पॉलिटिक्स वगैरह को भी अफेक्ट करता है। ओके चलो, बेस्ड ऑन द अबव बेसिस अजम्पशंस क्या क्या है? इंटरनेट इज नॉट इंक्लूसिव इनफ, ऑफ कोर्स दैट इज अ अजम्पशन। जो डायरेक्टली नहीं बोला है कि नॉट एवरी, वो तो मैंने सोचा ना एज अ रीडर, नॉट एवरी वॉइस ऑन द इंटरनेट कमांड्स द सेम काइंड ऑफ ऑडियंस, ये ऐसे इसने कहा। तो इससे हम अज्यूम क्या कर लिया ऑथर ने, ओके, कि ये तो इंक्लूसिव नहीं है। ओके, इंटरनेट कैन एडवर्सली अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स इन द कंट्री, क्या इसने अज्यूम किया है? यस, ये अज्यूम किया है। क्यों अज्यूम किया है? तभी तो ये कह रहा है ना कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी डिजिटल स्पेस में अब इशू क्रिएट हो रहा है उसमें। तो इशू क्रिएट हो रहा है कैसे कह रहा है? बिकॉज उसका अजम्पशन है कि पॉलिटिकल स्पेस में इंटरनेट का इफेक्ट हो सकता है, ये पहले उसने अज्यूम कर लिया, तभी ये आगे का आर्गुमेंट दे रहा है। तो आंसर मेरा जो हो गया क्या होगा यहाँ पे? सी होगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। कन्वेंशनल क्लासरूम्स बाय emphasizing fixed duration over learning effectiveness resign themselves to variable outcomes. The tyranny of classroom is that every learner is subject to the same set of lectures in the same way for same duration. In the end, few learners shine, survive, and rest are left behind. After fixed duration classroom model moves on with not a thought of spared for left behind. This is how end up 10% of employability in our graduates after decades
education. Repeating the same ineffectual script in the realm of skill education will not produce different results. बेसिकली क्या है ये पैसेज? अगेन क्रक्स क्या है कि हमारा जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है उस वन साइज फिट ऑल है, तो इट डजेंट एड्रेस दी रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी लर्नर, और उस वजह से क्या होता है, कुछ ही लोगों को उसका फायदा होता है, 10% तो बस उसमें इसलिए एम्प्लॉयबल होते हैं, बाकी का कुछ फायदा उससे होता नहीं है। ट्रेडिशनल क्लासरूम में ये प्रॉब्लम है। ओके, और सेम अगर आप रिपीट करोगे आपके स्किल एजुकेशन में तो सेम इशू होगा, फिर 10% लोग ही उसको फायदा होगा उसका, 90% को नहीं होगा। तो बेसिकली ट्रेडिशनल क्लासरूम में कैसे इनइफेक्टिवनेस है, वन साइज फिट ऑल और कैसे यूज नहीं हो रहा है ये आपको पता। बेस्ड ऑन द अजम्पशंस क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स इन आवर कंट्री आर एम्प्लॉयड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इंडिया डज नॉट नीड टू चेंज इट्स प्रेजेंट कन्वेंशनल क्लासरूम सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अरे ये अजम्पशन कैसे होगा, चेंज करना चाहिए, इसी अजम्पशंस पे तो सब मैसेज लिखा है, पैसेज लिखा है, सॉरी। ओके, ये कह रहा है कि नहीं चेंज करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग हैं। ओके, इवन विथ इट्स कन्वेंशनल क्लासरूम सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंडिया प्रोड्यूस सफिशिएंट नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स टू फुली रियलाइज दी। नहीं, ये तो कह रहा है पैसेज कि नहीं कर रहा है ये, तो आंसर डी होगा। ये तो काफी एक्सट्रीम अलग ही है, अजम्पशन दिए गए हैं, तो इजी है वैसे पैसेज सॉल्व करना। ओके, और क्या क्या और कोई पैसेज करना है इसमें? ओके, ये देख लेते, चलो ये मैंने स्किप किया था। टुडे वी कंसिडर सिटीज सच एज न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस एज सम ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सिटीज इन द वर्ल्ड। ओके, सब लोग इसलिए ट्रैवल करने जाते हैं, ऐसे नहीं सोचना वहाँ पे जब पैसेज आप सॉल्व करते हो सब लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। देन आई गॉट लॉस्ट इन द पैसेज, आई एम थिंकिंग ऑफ न्यूयॉर्क, आई एम थिंकिंग ऑफ मे बी लंडन, आई एम थिंकिंग ऑफ बैंकॉक, जो भी आपके मन में होगा, ठीक है। फिर पता चला 3 मिनट तो उसी में थिंकिंग में चले गए, ऐसे नहीं, बस इस पे फोकस करो। इट इज बिकॉज प्लान्स carrying heavy systems approach were imposed on their precincts. The backbone of the systems theory is process of translating social capital cultural desirables। काफी बहुत सारी चीजें मुझे भी समझ में नहीं लेट से आ रही है, बट उसका बस कर्ज ढूंढो, बहुत सब कुछ समझना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। Resulted into mathematical models using computing statistics, all that dollar. The early universities of the West, which began to train professionals in planning, spawned some of the most indigenous planners who were experts of these domains. This was because these very subjects were absorbed into planning curriculum that had its roots in social science, geography. Planning in India, its education is different. Basically ये कह रहे हैं कि देखो वेस्ट में cities काफ़ी अच्छी होती है because they have this process of planning. ओके, और ये प्रोसेस ऑफ प्लानिंग जो है इसके एक्सपर्ट्स उनके पास है और वो प्रोफेशनली इसको करते हैं। इंडिया में लेकिन थोड़ा इससे अलग है, ऐसा है। अजम्पशन क्या है, इंडिया नीड्स अ न्यू जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल्स विद नॉलेज रिलेवेंट टू मॉडर्न अर्बन प्रैक्टिसेस, क्योंकि इसमें ये भी बताया ना कि कैसे ये सारे मॉडर्न चीजें करते हैं, स्पेशल कल्चरल डिजायरेबल मैथमेटिकल मॉडल्स को क्रिएट करते हैं, कंप्यूटिंग को क्रिएट करते हैं, तब जाके उनका सिटीज ऐसा बनता है। इंडियन यूनिवर्सिटीज एट प्रेजेंट हैव नो कैपेसिटी और पोटेंशियल टू इम्पार्ट द ट्रेनिंग। एक्सट्रीम है, खत्म कर दो इसको, हटा दो सबसे पहले, एक्सट्रीम है तो नो कैपेसिटी एट ऑल। कैसे सर? आंसर मेरा यहाँ ये होगा कि इंडिया अजूम ये इसने क्या किया कि नए जनरेशन ऑफ अर्बन प्रोफेशनल इंडिया में होने चाहिए, जो मॉडर्न प्रैक्टिसेस उनकी ये होना चाहिए। वो अजूम करने के बाद फिर ये लिख रहा है कि वेस्ट में कैसा है आपका। ओके, चलो अब एक और टाइप का आपको डायरेक्टिव वर्ड दिख जाएगा कि बेस्ट इंप्लाइड क्रक्स। मतलब एक तो होता है कि इम्प्लीकेशन, मतलब एक पैसेज का होता है कि व्हाट इज द क्रक्स ऑफ पैसेज या मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। दूसरा होता है व्हाट इज इम्प्लीकेशन ऑफ पैसेज। एक और कीवर्ड होता है काफी बार या डायरेक्टिव वर्ड होता है कुछ पैसेजेस में, बेस्ट इंप्लाइड क्रक्स क्या है इस पैसेज, बेस्ट इंप्लाइड क्रक्स। तो इसको कैसे अप्रोच करना है? बेस्ट इंप्लाइड क्रक्स मतलब बेसिकली इंप्लीकेशन, ठीक है। इंप्लीकेशन क्या है? इंप्लाइड जो नहीं है स्टेटेड वो, ठीक है। इंप्लाइड क्रक्स मतलब क्या कि ऐसा क्रक्स जो स्टेटेड नहीं है बट इंप्लाइड है, मतलब इंप्लीकेशन ही होता है। तो उसी तरीके से उसको अप्रोच करो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन होगा। तो प्रो टिप आपको मैं बस बता रहा हूँ। ओके, इसको हम चाहिए तो उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ आपके सामने। ओके, ऐसे क्वेश्चन को यार नहीं जरूरत है मुझे लगता है सॉल्व करना। बेस्ट इंप्लाइड क्रक्स के लिए आप बस इंप्लीकेशन जैसा उसको सॉल्व करना है, कुछ नहीं, बाकी उसका मीनिंग वही है। लास्ट वाला, एक सेकंड लास्ट, सॉरी, हम देखते हैं मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर। ऑथर ने मैसेज कन्वे किया। अभी देखो इतना देर से मैं आपको ये बता रहा हूँ सारी चीजें, मेरी एनर्जी वैसी ही है, तो आपकी भी एज अ रीडर एनर्जी वैसी होनी चाहिए। मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर। ओके, ये भी होता है काफी बार, आप देखना यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको दिखाता हूँ।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट लॉजिकल रैशनल प्रैक्टिकल, ये खुद को डाल ही देते हैं लॉजिकल रैशनल प्रैक्टिकल, ओके। और क्या मोस्ट लॉजिकल रैशनल प्रैक्टिकल है वो यूपीएससी में बैठा हुआ डिसाइड कर लेता है, ठीक है। मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर, कि कौन सा, व्हाट इज द, ये छोड़ दो यहाँ पे, बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर, मतलब ये मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर क्या है, इसमें ये पूछ रहा है, इसको कैसे सर टैकल करना है, ओके। व्हाट इज मैसेज, मैसेज मतलब क्या, मैसेज बेसिकली द टेक अवे दैट ऑथर वांट्स यू टू अंडरस्टैंड, कि आफ्टर रीडर, अब ये रीडर है, ही विल रीड द पैसेज, तो पैसेज पढ़ने के बाद ऑथर का क्या इंटेंशन है, कि क्या लेसन उसने से पढ़ना चाहिए, उसको हम कहते हैं मैसेज। तो बेसिकली इसको टैकल कैसे करना है, रीड द पैसेज एंड आस्क कि व्हाट शुड आई लर्न फ्रॉम द पैसेज, वो मैसेज कन्वेड है ऑथर से, ओके। पैसेज को पढ़ना, और उसके बाद जब आप सवाल पूछते हो कि इससे मैं क्या, मैं कह सकता हूं लर्न कर सकता हूं, तो बेसिकली आपका क्या होता है, मैसेज कन्वेड होता है, ओके। अब वो लर्निंग किसी भी टाइप की हो सकती है, देखो वो लर्निंग कोई मोरल लर्निंग हो सकती है, वो लर्निंग कोई लेसन हो सकता है, या लेसन नहीं है तो कभी कभी कुछ ऑथर का अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है किस चीज के बारे में, या ऑथर का कुछ कंक्लूजन हो सकता है किस चीज के बारे में, वो लर्निंग कुछ भी, लर्निंग मतलब ऐसा नहीं कि हर बार कुछ लेसन ही या मोरल लेसन ही होगा, हो भी होगा, या फिर ऑथर बस पैसेज पढ़ने के बाद बस कुछ अपना इंटरप्रिटेशन दे रहा है किस चीज के बारे में, वो भी लर्निंग हो सकती है, ओके। तो वॉट एवर यू आर लर्निंग फ्रॉम द पैसेज, वो ऑथर का मैसेज कन्वेड है, ओके फाइन। वो कुछ हद तक आप कह सकते हो इट इज नियर टू द इन्फरेंस ऑल्सो, कुछ हद तक ये नियर इन्फरेंस भी है, तो इसलिए इन्फरेंस इंप्लीकेशन एक बार अच्छे से कर लोगे तो ये इजी होता है। जैसे ये देखो, ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक हैज लेड टू द एनवायरमेंटल डैमेज एंड मरीन पोल्यूशन, अब एज अ रीडर मेरी क्या लर्निंग है इसमें, ओके। मेरी लर्निंग इसमें यह है, या इवन इंप्लीकेशन भी वही है, इन्फरेंस भी वही है, कि प्लास्टिक को भाई साहब यूज रिड्यूस कर देना, ये लर्निंग है ना हमारी एज ए रीडर, ओवर यूज है तो इंप्लीकेशन हो, मैसेज कन्वेड हो, इन्फरेंस हो, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देखो ओके, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो उसको सेम वे से आप अप्रोच कर सकते हो। सबसे पहले पैसेज किसके बारे में ये देखना, ऑथर ने क्यों लिखा है ये देख लो, जो कि थोड़ा हमें अजम्पशन में भी काम आया था, और फिर उससे जो लेसन आ रहा है वो देख लेना, और ऑप्शन देखते वक्त एक्सट्रीम हटा दो। ये देखो यहाँ पे, देयर इज अ क्लेम दैट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली सेफर, हाँ, safer and healthier. The reality is that because organic farming industry is still young and not well regulated in India, farmers, consumers alike are not only confused about the what products are best for them, but sometimes use products in a way that could harm them as well. Okay. For example, since organic fertilizers are difficult to obtain on large scale in India, farmers often use farmyard manure which may contain toxic chemicals and heavy metals. Certain plant sprays such as Datura power and leaf spray have element called atropine. If it is not applied in the right dose, it can act as a nervous system act on the nervous system on a consumer. Unfortunately, how much and when to use it is not well researched and regulated issues. Basically ये पैसेज ये कह रहा है, अब क्या क्रक्स है पैसेज का, कि हमें लगता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इज इनहेरेंटली सेफर एंड हेल्दियर, ओके फाइन, बट ऐसा नहीं है, इसमें भी कुछ आप कह सकते हो सेफ्टी इश्यूज हो सकते हैं, और खास करके सेफ्टी इश्यूज तब भी होते हैं जब फार्मर्स को कैसे प्रोडक्ट यूज करना है, क्या करना है ये पता नहीं होता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही, लेकिन कैसे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज करना है उनको पता नहीं होता है, रिसर्च नहीं है, उनको पता होगा तो ये नहीं होगा, ओके। तो व्हाट इज द मैसेज देन ऑथर कन्वेज हियर, कंसर्न क्या है ऑथर का, क्रक्स हमें पता, कंसर्न क्यों लिखा ऑथर ने, व्हाई ही रोट इट, बिकॉज उसको लग रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी कुछ हार्म हो रहा है लोगों को, ओके, सेफ्टी का कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। इन इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी प्रमोटेड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर कन्वे, ये तो चलो एक्सट्रीम है, हटा दो इसको, प्रमोट ही मत करो, ये कुछ है नहीं। देयर आर नो स्पेसिफिक ऑल्टरनेटिव्स टू केमिकल फर्टिलाइजर, है ना भाई स्पेसिफिक ऑल्टरनेटिव्स, अभी तो बता भी रहा है दतुरा वगैरह ये सब कुछ है, लिप स्प्रे, बट उसमें इशू है, बट ऑल्टरनेटिव है। इन इंडिया फार्मर्स नीड टू बी गाइडेड एंड हेल्प टू मेक ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल, लुक्स लॉजिकल, मैसेज हो सकता है ये, क्योंकि फार्मर के बारे में काफी सारी बात की है कि फार्मर्स को ये पता ही नहीं है, वो पता ही नहीं है सब कुछ। द एम ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी जनरेट ह्यूज प्रॉफिट्स, ये तो है ही गया नहीं, तो आंसर मेरा जो होगा दैट इज सी ओवर हियर, ओके। तो ये इंप्लीकेशन इन्फ्रेंस उसी तरीके टाइप का आप कह सकते हो, कहीं ना कहीं ये है, ओके ठीक है फाइन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैसेज कन्वेड बाय ऑथर वाला, या फिर आप पढ़ लो इसको। अब और कोई है थोड़ा सा अलग, ये देखना। While awareness on misuse and abuse of antibiotics is a common knowledge, okay, ठीक है, as its impact on dosing poultry with antibiotics, the environmental impact of antibiotics manufacturing companies not treating their waste has scarcely been discussed. okay, while आ गए ना, तो यही जनरली काफी बार while, nevertheless वगैरह में आपका क्रक्स आ जाता है। आगे काफी बार पढ़ना भी नहीं तो भी हो जाता है, लेकिन फिर भी पोल्यूशन फ्रॉम एंटीबायोटिक्स, या यही पॉइंट को फिर आदि ये प्रूव करता रहता है। Pollution from antibiotics factories is fueling the drug-resistant infections or occurrence of drug-resistant bacteria surrounding plasma all. तो क्रक्स क्या है? क्रक्स ये कह रहा है कि देखो एंटीबायोटिक्स का मिसयूज जो लोग करते हैं एज अ कंज्यूमर, वो तो हमें पता है पोल्ट्री में वगैरह भरा, बट जब वो मैन्युफैक्चर होता है तो उस मैन्युफैक्चर की वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है वो कोई डिस्कस नहीं कर रहा। जो मैन्युफैक्चरिंग से उससे जो बागी आगे आउटपुट आता है, जो वेस्टेज उससे होता है, उससे भी ड्रग रजिस्टर इन्फेक्शन हो रहा है, नोबडी डिस्कसेस दैट। ओके, तो ये इसका क्रक्स है। अब क्या मैसेज होगा फिर अगर ये क्रक्स है तो, कि भैया जो मैन्युफैक्चरिंग, फिर देखते हैं क्रक्स है, इट इज नेसेसरी टू पुट प्रॉपर इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स इन प्लेस। ओके, विल सी दैट है या नहीं। नेसेसरी टू प्रमोट एनवायरमेंट अवेयरनेस अमंग पीपल, ये मैन्युफैक्चरिंग का चल रहा है भाई साहब। ओके, spread drug resistance bacteria cannot be done away with and it is inherent in modern medical care. Spread of drug resistance bacteria cannot be done away with, inherited, मतलब ये एक्सट्रीम है कि ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया स्प्रेड ही होगा, ये एक्सट्रीम है। इसको हम बिल्कुल ये नहीं कर सकते कम। फार्मा मैन्युफैक्चरिंग शुड बी सेटअप इन रिमोट रूरल एरियाज अवे फ्रॉम क्राउडेड टाउन सिटीज। इससे क्या हो, पॉल्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मतलब रूरल एरिया के लोगों जो है, फिर मतलब ऑथर ये कहेगा कि लॉजिकली सोचो कि नहीं, रूरल एरिया के लोगों को हार्म होने दो। फिर तो लॉजिकल यही है कि एंटीबायोटिक्स जो प्लांट है इसमें इफ्लुएंट ट्रीटमेंट अच्छे से होनी चाहिए, प्रोटोकॉल होने चाहिए, तब, क्योंकि ये तो होगा ही होगा तो ये कम हार्मफुल होगा। बाकी लास्ट वाला जो सबसे इजी होता है एज सच, जो पैसेज होता है फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन जब होता है, मतलब इसमें कोई डायरेक्टिव वर्ड नहीं होते, डायरेक्टली कुछ फैक्ट जो है पैसेज से वो पूछी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पैसेज है, अनसस्टेबिलिटी इन प्रोडक्शन पैटर्न इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ इन्फ्रेंस और कुछ नहीं है, किस वजह से अनसस्टेबिलिटी प्रोडक्ट पैटर्न में है, ये डायरेक्टली पूछा है और पैसेज से उसका हमें आंसर देना। तो ऐसे केस में क्या करना है, देखो ऐसे केस में जब भी आपको लगता है कि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, फिर इसको पढ़ लो, और वाइल रीडिंग अगर ये फैक्चुअल है तो फिर फैक्ट्स पे थोड़ा सा यहाँ अंडरलाइन कर देना, ध्यान देना, फिर उसका आंसर देना। तो इसको कैसे आंसर करना है उसकी प्रैक्टिस करने की हमें वैसे जरूरत नहीं है। ओके, तब भी आप इसका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल मैं कह सकता हूं, इस वीडियो को अगर देख लो आप, ओके, तो आपका कंप्लीट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का प्रिपरेशन इस वीडियो में हो जाता है। प्रैक्टिकली कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है, ये सब कुछ आपका इसमें कवर हो जाता है। और वही यूज करके तो मैंने 4 मतलब कॉन्जिक्यूटिवली जब भी प्रीलिम्स क्लियर किया, हर बार सीसेट के बेसिस पे, सीसेट में ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बेसिस पे किया। ओके, तो ये आपका वीडियो अल्टीमेट गाइड है फॉर दिस। ओके, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, और जो मेरा जूम सेशन फ्री होगा और प्रैक्टिस के लिए, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।